कल ही की तरह आज फिर से बाजार में उतार चढ़ाव भरा ट्रेडिंग सेशन, लेकिन अच्छी बात है कि लोअर लेवल से अब बेहतरीन रिकवरी भी आती दिख रही है। आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग। कहाँ होगी आज की क्लोजिंग और क्या क्लोजिंग के लिहाज से कल फिर से मजबूती की तैयारी रखनी चाहिए या नहीं, लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार रिकवरी, उसके बाद उतनी ही तेज मुनाफा वसूली, दोनों तरफ पर सर आपके लेवल्स भी आते हुए दिखे। अब आखिरी 1.5 घंटा है, उस पर भी आपकी राय जानिए। इससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये बताएं। दीप, बड़ी बात ये है कि बड़ा उतार चढ़ाव आज बाजार में देखने को मिल रहा है। एक बार 17,150 के पार निकला निफ्टी, 200 भी पार किया, मतलब कल का हाई पार किया, 300 भी पार किया, 325 तक पहुंचा और वहां से फिर करेक्शन जो आया वो इतना तगड़ा है कि 17,000 के नीचे भी एक बार थोड़ी देर के लिए सही लेकिन पहुंचे जरूर। तो ऊपरी स्तर से लगभग 350-325 पॉइंट की रेंज निफ्टी में हो। बैंक निफ्टी आप देखिए बिल्कुल एकदम ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर 36,650 36,850 की रेंज में 36,775 का हाई बनाकर वहां से करेक्ट हुआ। लाल निशान में भी फिसला, ऊपरी स्तर से पूरे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकला और अब वहां से लगभग 300 से 400 अंकों की रिकवरी। मेटल को छोड़कर सारे सेक्टर अभी भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट इंडेक्स 0.2% मजबूत है। आईटी कंपनियां मजबूत है, एफएमसीजी, सरकारी कंपनियां, फार्मा, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब मजबूत है। ये सब तब मजबूत है जब डाउ फ्यूचर्स 400 अंक नीचे है। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे है। तो आज लंबे समय बाद बाजार हमारे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा मजबूत हमारे बाजार हैं। जो गिरावट आई थी एटलीस्ट निफ्टी में, हमने 500 पॉइंट्स की गिरावट देखी थी, वो एग्जैक्टली आज पूरी हमने रिकवर कर ली। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी अभी भी बाकी है, बट लगभग बैंक निफ्टी में भी जो स्पाइक आया दिन का और हाई अगर आप देखें तो लगभग रिकवर हो गया। तो जो खराब खबर थी वो बाजार ने एडजस्ट कर ली। अब क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अगर रेंज को ब्रेक करा फिर रिकवर करके वापस उन लेवल्स पर आ गए, तो कैसे समझें इस एक्शन को सर? आज जो दीप बाजार में दिख रहा है इसको कहते हैं ताकत, स्ट्रेंथ, मजबूती। क्यों? पहली चीज तो आप एक चीज समझिए कि लंबे समय बाद हम ग्लोबल मार्केट से डर नहीं रहे जी, उल्टा मजबूत हो रहे हैं। एग्जैक्टली 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हो नीचे तो हवा निकल जाए जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिना उनकी हमारी निकल रही थी, ऐसी हालत थी। आज के मार्केट से ऐसा पता चला कि वाकई में पैसे में क्या ताकत है। सही बात है ना। कल एफआईज ने खरीदा है स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स। खरीदने की ताकत ये है, अगर फ्लोज ना हो, खरीदारी ना हो तो आप कैसे टिकेंगे। तो सब चीज एक तरफ है, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना, ओमिक्रॉन, जो कह दें, जो कर लें, उन सब से हम निपट सकते हैं। उन सब का इम्पैक्ट एक लिमिटेड है, लेकिन अल्टीमेटली बड़ा इम्पैक्ट है, जो बड़ा असर है वो है सिर्फ और सिर्फ फ्लोज का, एफआईज की बिकवाली का। तो अगर कल बिकवाली का आंकड़ा, अब आज पता नहीं दिन में जो तेजी से गिरा उसमें एफआईज बेच गए, क्या कर गए भगवान जाने, या ट्रेडर्स ने डाउ फ्यूचर्स देख के बेच दिया, भगवान जाने। कल डेटा देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि अगर ट्रेडर्स ने बेचा है, एफआईज ने भी नहीं बेचा, तो वो ताकत दिख रही है स्क्रीन पर। तो आज की तेजी में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आप गैप से नहीं खुले, पूरा का पूरा स्क्रीन पर बढ़े। दूसरी चीज, आप जब घटे ग्लोबल संकेतों के दम पर घटे, लेकिन जब बढ़े तब आपको कोई ग्लोबल सपोर्ट नहीं। 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स देख के किसी की हिम्मत ना हो लेने की, फिर भी बढ़ रहे हैं, ये दूसरी ताकत। तीसरी बात, झटका दूसरी बार खाए, एक सुबह फ्लैट खुले, दूसरी बार पूरा नेगेटिव आए, उसके बावजूद वापस ऊपर बढ़कर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये है दीप कि लोअर लेवल पर खरीदारी जरूर है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन इस रेंज में आपको वॉलेटाइल ट्रेड करना ही पड़ेगा। ऊपरी स्तर पर टिकने में भी मुश्किल आएगी। और शायद आपने सही वक्त पर वो सवाल पूछा था सुबह कि 17,300 के ऊपर निकल गए और हम 36,650 के ऊपर निकल गए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और वो प्रॉफिट बुक करने का टाइम भी सही था। वापस आपको वही 17,050 के आसपास आए लेना है, 17,300 के आसपास 275 के ऊपर से बेचना है। बैंक निफ्टी का वही सिमिलर सिचुएशन है, आपको 35,500 35,350 थोड़ा दूर का लेवल दे रहा हूँ, वहाँ पर लेना है। 36,650 36,850 की रेंज में आए तो वहाँ बेचना है। तो रेंज को ट्रेड करें और जब तक इस रेंज के किसी एक सिरे पर ना पहुंचे इंतजार करें, हड़बड़ी का ट्रेड न करें। हड़बड़ी का ट्रेड नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रेड तो चलेगा।
क्योंकि आपके ट्रेड में सपोज आप बीचों बीच के रेंज में एंटर हुए, लॉन्ग या शॉर्ट आपने कुछ भी किया, मार्केट उसके विपरीत गया, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। तो जब आप रेंज के किसी एक सिरे पर करेंगे, लोअर रेंज पर खरीदारी करेंगे, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। ऊपर के लेवल पर बेचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। और जो भी ट्रेड करना है वो एक साथ में नहीं करना है, टुकड़ों टुकड़ों में करना है। रेंज को पूरा टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है, रेंज को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना, तो ही पैसा बनेगा। अभी इस तरह के मार्केट में पैसा बनाना आसान काम नहीं है, बिल्कुल सर, मुश्किल काम। बिल्कुल, तो रेंज को रिस्पेक्ट करें, ये बात है। और हाँ। आमतौर पर दीप, जैसा हमारा बायस मतलब ज्यादा मंदी की तरफ कम रहता है, तेजी की तरफ ज्यादा रहता है। तो 2 दिनों से 3 दिनों से हम लगातार लोअर लेवल्स पे, कल भी जैसे बाय कॉल दिया था, आज भी दिया था, कल भी बैंक निफ्टी के टारगेट हुए, आज भी आपके टारगेट्स थोड़े आए। तो हम उस तरीके से टारगेट देते रहेंगे कि जहां आपको लगता है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, तो वहाँ खरीदारी का मौका देंगे भी। बिल्कुल, और लेवल्स रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब खरीदारी की राय आई, वहाँ से मूवमेंट बढ़िया आया बाजार में, और फिर जब अनिल जी ने मुनाफा वसूली की राय दी, वहाँ से हमने करेक्शन भी देखा। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की बात अनिल जी कह रहे हैं, वो इस बाजार में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार देख भी लेते हैं क्या सलाह दी गई थी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। 17,000 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं आप, ये एक अच्छा मौका दे सकता है आपको। कल आपको जो टारगेट रखने हैं 225 और 245 के 2 टारगेट के लिए आपको निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन कल के लिए खरीदना चाहिए। खरीदें निफ्टी 16,950 के स्टॉप लॉस के साथ में, 17,150, 17,200, 17,275, 17,350 से 4 टारगेट के लिए खरीदारी करनी। तो शुरुआत के 10-15 मिनट में जो बॉटम बने वो उसमें ले लेना है, 100%। जबरदस्त है, सारे टारगेट बहुत बढ़िया। 17,275, 250, 275 का वो टारगेट भी आता होगा। यहाँ से अब 275 के बाद से फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में एंटर होगा। 17,350 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने करीब 17,275 से 17,300 के पास प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, और वहां से अब आप देखिए 17,160 पर निफ्टी ट्रेड करता है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय है। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे, 36,350 कल का हाई पहला टारगेट है, 36,425, 550 2 टारगेट आगे मीडियम, 36,650, 36,850 ये बड़े टारगेट। और आज मेक और ब्रेक वाला मामला है जी। अगर आज खराब नहीं हुए तो फिर इस रिकवरी में बाजार आपको 17,350, 17,275, 350, 17,400 तक की यात्रा करवाएंगे। तब बैंक निफ्टी में भी आपको हो सकता है 36,850 से 37,350 तक की यात्रा करने को मिले। इस बीच बैंक निफ्टी ने छप्पर फाड़ दिया है, बिल्कुल सर, 600 अंक ऊपर 36,650, 36,850 की रेंज में पहुंचता हुआ जो टारगेट आज के दिखते हैं। यहाँ से 150 पॉइंट और बढ़ जाए, 50-75 पॉइंट निफ्टी और बढ़ जाए, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो अब खरीदारी का वक्त नहीं है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, नीचे आएगा तो फिर से एंट्री करिए। कर ट्रेड करें, अपनी पोजीशन संभालें, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है जरूरी। ये है आपके लिए बाजार की स्ट्रैटेजी, और लेवल्स भी हिट होते हुए दिख रहे हैं। आइए आपको बता दें आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी, मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आज इंडिया Q2 GDP के आंकड़े शाम 5:30 बजे तक आते हुए दिखेंगे। अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि नेगेटिव 7.4% से 8.1% पर ये आंकड़े आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लोजिंग के बाद MSCI की रीबैलेंसिंग जो है वो होती हुई दिखेगी, और कल से लागू भी हो जाएगी। कल 1 दिसंबर और 2 दिसंबर यानी आने वाले 2 दिनों में 2 IPOs खुलने जा रहे हैं। नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े कल आएंगे, वहीं टेगा इंडस्ट्रीज का IPO कल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड जिसका 443 से 453 रुपए का तय किया गया है। 1 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR जो है वो जरूरी हो जाएगा। वहीं हडसन एग्रो पर नजर रखें, बोर्ड बैठक होने जा रही है पूंजी जुटाने को लेकर, और साथ ही अदर बिजनेस मैटर्स पर एक बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। 2 दिसंबर के दिन एक तो गुरुवार वीकली एक्सपायरी का दिन, इसके अलावा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का IPO बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 870 to 900 का तय किया गया है। CG पावर कंपनी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं अपोलो पाइप्स 2:1 के बोनस इश्यू की एक्स डेट होगी, और इस दिन आनंद राठी का IPO खुलने जा रहा है। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच खुलेगा। प्राइस बैंड 540 से 555 का तय किया गया है, और इसका साइज जो है 660 करोड़ का है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। आईपीओ की बौछार है इस बाजार में। आइए अब तक की जो आईपीओज, आज की जो आईपीओ खुली है उसके अपडेट्स भी ले लें और साथ ही जाने आज के खबरों वाले शेयर्स वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ खबरों के बारे में आपको बता देता हूँ। आईटीआई यहाँ पे 100 किलोवाट के आसपास की क्षमता का जो सोलर पावर प्लांट है इस कंपनी ने लगाया है, तो ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। इन्फोसिस लेफ्डेल माइन डेटा सेंटर के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। डैमलर के वर्क लोड को लेफ्डेल माइन डेटा जो है सेंटर उसमें ट्रांसफर ये कंपनी करने वाली है। कोजिंसीज के हवाले से एक खबर आई है कि पीएसयू जनरल इंश्योरेंस में मर्जर का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, ये सरकार की तरफ से बयान आया है। ल्यूपिन पुल्मोनोलॉजी में छात्रों के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ब्लॉक डील आईटीसी में 22 लाख शेयर्स, एक्सिस बैंक में करीब 15 लाख शेयर्स, एचडीएफसी 10 लाख शेयर्स और पावर ग्रिड में 10 लाख शेयर्स के आसपास के बड़े सौदे हुए हैं और स्टार हेल्थ करीब 10-11% के आसपास भर चुका है। तो ये वो आईपीओ का अपडेट है। तो ये है आपके लिए आईपीओ का अपडेट। करीब 11-12% भर गया है अभी तक स्टार हेल्थ का आईपीओ। पहला ही दिन है, लिस्टिंग के बाद दमदार रिस्पांस गो फैशंस को भी आपको मिलते हुए दिखा है। आइए, ऐसे कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की है नजर और एक और मैनेजमेंट के साथ भी हम बात करने वाले हैं जो आईपीओ रेडार में फोकस रहेगी, टेगा इंडस्ट्रीज। उससे पहले चलते हैं वागले साहब के पास। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा कॉल है, पहले तो डिस्क्लोजर है, हमने हमारे क्लाइंट्स को 1-2-3 रुपए नीचे दिया है। बाय करना है हैवेल्स, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है 1400 के लेवल पे, थोड़ा सा भी बढ़ गया बात करते करते, 1410 हो गया, 1406, 1407 ये सही लेवल होगा। डाउन टू मे बी 1402, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1397 और मेरा 1430 तक का टारगेट है जो शायद आज और मे बी कल मॉर्निंग तक आ सकता है। ओके, 1430 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी हेवल्स में। ये राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। छोटे टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, 1397 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करें आप खरीदारी, ये राय है वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है आपके लिए न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आप भी सोचोगे अरे अभी कौन सा न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट दोपहर 2 बजे, बात तो सही है आपका सोचना, लेकिन क्या करें, कल एक आईपीओ खुलने जा रहा है, बेहद इंटरेस्टिंग है, टेगा इंडस्ट्रीज। और अब आईपीओ कल खुल रहा है तो उसके बारे में आपको आज ही से जान लेना जरूरी है। तो आइए मुलाकात करते हैं टेगा इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट से। टेगा इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में आपको एक बार मैं जानकारी दे दूं कि क्या करती है क्या नहीं करती है, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में वो आपको बता दी जाए। 1976 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, ठीक है ना, और उसके बाद से ये कंपनी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशलाइज क्रिटिकल टू ऑपरेट रिकरिंग कंज्यूमेबल्स ये बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कारोबार है। इनके पोर्टफोलियो में 55 मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है। तो जैसे ज़मीन में से मटेरियल कुछ निकालने खनिज उनको हैंडल करना, तो इस तरह का काम करती है। और समझेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है। 6 प्लांट हैं, 3 भारत में है और 3 भारत के बाहर, चिली, दक्षिण अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो 6 प्लांट है टोटल मिलाकर। 18 देशों में इनके ऑफिस हैं, उसमें से 14 और 14 भारत में ऑफिस हैं। ये सारा काम काज है। पहले अब आईपीओ की जानकारी समझ लीजिए। प्राइस बैंड 443 से 453 रुपये, 33 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 इशू है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, कंपनी में कोई पैसा नहीं जा रहा। और मार्केट कैप है कंपनी का 3000 करोड़ रुपए का, यानी कि छोटा साइज का कंपनी है। आईपीओ भी 620 करोड़ रुपए के आसपास का है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ मेहुल मोहनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं कॉमर्स में। उसके बाद पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट में प्रोग्राम भी आपने किया है और कई सारे औद्योगिक संगठनों के साथ आप जुड़े हुए हैं। मेहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस को समय दिया अपने आईपीओ पर अपनी कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए। पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, और दूसरा आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं, आप किन को सप्लाई करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये जरा समझाएं पहले। जरूर। हमारी कंपनी एक थोड़ी सी यूनिक है, जैसे आप कह रहे थे कि हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है
जहाँ पर हमारे जितने जो प्रोडक्ट्स है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द रॉक। तो हम माइनिंग एक्टिविटी से दूर है, हमारे जितने प्रोडक्ट सर्विसेज है माइनिंग में नहीं लगता। इन टर्म्स ऑफ जब धरती से पत्थर निकाला जाता है वहां पर हमारा कोई काम नहीं है। धरती के ऊपर एक प्रोसेस प्लांट होता है हर माइन साइट पे, जहां पर प्रोसेस प्लांट का काम है कि पत्थर में से जो धातु है या मेटल है उसको जो निकालते हैं वहां पर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और वही हमारा फोकस है। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं सब यूनिक है, कस्टमाइज्ड है। हम कुछ इन्वेंट्री के हिसाब से ऑफ द शेल्फ नहीं बेचते, हर प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड होता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। और सारे जो जितने पूरे देश भर में बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज हैं, मिड साइज माइनिंग कंपनीज है, जैसे आप रियो टिंटो ले लो, एंग्लो अमेरिकन ले लो, और कई आदि उस साइज के कंपनीज हैं, और मिड साइज कंपनीज, छोटे साइज कंपनीज, माइनिंग कंपनीज भारत देश में और पूरे जगत में, उन सबको हम सप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट। सर जो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो बेसिकली आपके ज़मीन के अंदर माइनिंग करने का काम नहीं, राइट? तो जो भी माइनिंग कंपनियां उन्होंने जो भी अपने ज़मीन में से प्रोडक्ट्स निकाले, उनको प्रोडक्ट्स को एक से दूसरी जगह ले जाना है, राइट? कोई जैसे कोई आयरन ओर हो गया या कोई मार्बल ग्रेनाइट हो गया। साधारण तरीके से आपको अगर समझाऊं तो अगर एक गोल्ड माइन है फॉर एग्जांपल, सोने की खान जी, उसमें करीब 1 टन पत्थर जो निकलता है उसमें मुश्किल से आपको 1 ग्राम सोना निकलता है, करेक्ट? और उसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी माइन है। उस 1 ग्राम को कैसे उस 1 टन पत्थर से निकालना है, वहां हमारा काम है। अच्छा, तो उनके लिए आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या निकाल के देते हैं उनको कि चलिए आप लाइए पत्थर, हम उसको प्रोसेस करके आपको सोना निकाल के दें? हाँ, तो जितने जो मशीन्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सोना निकालने में, जैसे सोना हो, आयरन ओर हो, कॉपर हो, तांबा हो, तो उसमें जो मशीन्स लगते हैं उसमें हम स्पेयर सप्लाई करते हैं, कंज्यूमेबल्स। सो बेसिकली और इसकी लाइफ करीब 4 जी सर बोलिए। हाँ जी आप बोले सर जी। नहीं, हाँ, तो 4 महीना से 18 महीना तक हमारा करीब लाइफ रहता है प्रोडक्ट का, उसमें वो वेयर आउट हो जाता है, तो फिर कस्टमर को फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो 75% हमारे जो रेवेन्यू है टॉप लाइन वो रिपीट बिजनेस है, वो हर साल उसी कस्टमर से बार बार आएगा क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है। करेक्ट। और 25% रेवेन्यू हमारा जो है वो नए बिजनेस से आता है, मतलब नए कस्टमर हो या हम कस्टमर को कन्वर्ट करें कोई नए प्रोडक्ट में, तो वो उसमें से आता है। और जो आज जो 25% कन्वर्जन हो वो अगले साल फिर वो रिपीट कस्टमर हो जाता है हमारे लिए। तो आपको क्या समझा जाए, कंज्यूमेबल वाली कंपनी समझे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनी समझे? कंज्यूमेबल। कैपिटल इक्विपमेंट में हम एकदम ही नहीं है, और हम कैपेक्स साइकिल से भी कोई हमारी मेल नहीं है, क्योंकि हमारे जो जितने प्रोडक्ट्स है सब कस्टमर के लिए वो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ऑपेक्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक बात है। अच्छा मोहनका साहब एक चीज़ और बताएं, सारा ऑफर फॉर सेल है 620 करोड़ 619 करोड़ जो आप ले रहे हैं, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ, 100 नहीं, आज के दिन हमारे बैलेंस शीट में काफी कैश है और हमारे कैश अप्रूवल्स काफी हेल्दी हैं, तो हमारे जितने आगे चल के जितने भी हमारे ग्रोथ प्लान्स है, कैपेक्स प्लान्स हैं, सब हम इंटरनल अप्रूवल से फंड कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें आज के दिन प्राइमरी रेज करने की जरूरत नहीं है। और हमारा ये भी मानना है एज प्रमोटर्स कि शेयर होल्डर से पैसे उठा के बैंक में रखना तो इज डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। हम चाहेंगे कि हम मार्केट में आए प्राइमरी के लिए, जब हम हमारी एक्सपेंशन प्लान्स और भी एग्रेसिव हो और भी बड़े प्लान्स हो, तब हम जरूर मार्केट में आएंगे फिर प्राइमरी रेज करने के लिए। जी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला भी एक, कि शेयर होल्डर से पैसे उठाकर बैंक में रखना मतलब वैल्यू डिस्ट्रॉय करना। वो आपका दिखता भी है, आप पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से MBA करके आए हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं, तो आपको ये चीज़ की तो समझ है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू कैसे बनेगी। अब एक चीज़ बताएं सर, इतना सब पढ़ के इतनी बढ़िया आप विदेशों में डिग्रीज लेके ये इस बिजनेस में कैसे आगे? फैमिली बिजनेस था या आपने नया शुरुआत की है? नहीं, मेरे पिताजी ने शुरू करी थी 1976 में। आज भी वो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सो उनके बाद फिर हमने इसको संभाला। मुझे 20 साल हो गए इस कंपनी में, और उस समय कंपनी काफी इंडियन थी, मतलब सारे हमारे कस्टमर्स इंडिया में ही थे। और 2001 में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, तब मेरा आइडिया था कि इसको जितना तेजी से हम इंटरनेशनली इसको बढ़ा सकें। तो इसी तरीके से कंपनी बढ़ी, और मुझे काफी मजा आया इस काम करने में, और आता ही रहेगा। और यही हमारा पैशन है कि टू ड्राइव द बिजनेस। और आज के दिन हम एक इंडियन MNC बन गए हैं कि हमारे
पूरे देश विदेश में हमारी प्रेजेंस है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, करीब 1600 एम्प्लॉइज हैं, इसमें काफी एम्प्लॉइज बाहर हैं हमारे पेरोल में। तो हम हमारे करीब काफी देशों के लोग हैं जो हमारे एम्प्लॉइज हैं। तो ट्रूली मल्टीनेशनल है हम, और हम बहुत ही कम समय में 20 साल में हमने एक इंडियन ब्रांड को पूरी दुनिया जगत में हमने एस्टैब्लिश कर दिया, और ये हमारी, मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई। वेरी नाइस सर, बढ़िया। अच्छा लगता है सुन के कि ये अच्छा लगता है सुन के कि हिंदुस्तान की कंपनियां पूरी दुनिया में जा रही है। अच्छा, आप दुनिया में जहाँ पूरे में जा रहे हैं, मैंने देखा 3 देशों के नाम आए जहाँ आपके प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया, चिली, साउथ अफ्रीका। इस ऑस्ट्रेलिया साइड में छोड़ दें, लेकिन चिली, साउथ अफ्रीका पॉलिटिकली बड़ी सेंसिटिव भी हैं कंट्रीज, है ना, लेकिन क्या वो मजबूरी है वहीं पर आपके प्लांट लगाने की, भाई जहाँ मिनरल्स हैं या जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज ज़्यादा है उन्हीं देशों में आपको जाना पड़ता है? ये तीनों देश मेरे ख्याल से उस लिहाज से आपने चुने। हाँ, तो अब आप जैसे शुरुआत में हमें डिस्क्राइब किया है क्रिटिकल टू ऑपरेट, तो हमारे बिजनेस में हम जो इक्विपमेंट में स्पेयर सप्लाई करते हैं उसका अनप्लान्ड डाउन टाइम बहुत ही महंगा पड़ता है कस्टमर को। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्राइंडिंग मिल अगर रुक जाए किसी भी कारण, कस्टमर को करीब कम से कम $2 लाख नुकसान पड़ता है। तो वो कस्टमर क्यों चाहेगा कि उसको कोई भी रिस्क ले, चाहे सप्लाई चेन हो, फ्रेट की हो, और कहीं क्यों देश विदेश से कहीं से माल लेकर आए जब उसके पास लोकली कुछ कंपेटिटर्स हैं जो बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 ही चॉइस था, या तो हम लोकली बनाएं और कस्टमर का मन जीते, उनका दिल जीते, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करें जो उनको ज्यादा परफॉर्मेंस दे, और या हम उस देश में काम ज्यादा नहीं करें। तो यही चॉइस थी हमारे पास, और हमने फिर सोचा कि नहीं, अगर हमें एक इंटरनेशनल ब्रांड करना है, हमें अपनी कंपनी का झंडा हर देश में लहराना है, तो हमें लोकल होना पड़ेगा। तो इसी सोच से हम साउथ अफ्रीका, चिली और ऑस्ट्रेलिया गए, और आज के दिन हम काफी अच्छी तरीके से वहां पर इन तीनों जगहों पे ग्रो कर रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि ये 3 जगह बहुत ही बड़ी है माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग पोटेंशियल के हिसाब से, और हमें दिखता है कि आगे चल के काफी यहाँ पर हमें ग्रोथ मिलेगी। अब मेरे को समझ में आया सर, मैं आपके सारे फाइनेंशियल्स पढ़ रहा था। 3 साल से आपके मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हो रहे, प्रॉफिट मार्जिन 5% 19 में, 9.5% 2020 में, 17% 21 में। सोचा इतने मार्जिन कैसे तगड़े हो सकते हैं? तो जब क्रिटिकल इक्विपमेंट्स आप बनाते तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पैसे तो अच्छे बनेंगे, और प्रॉफिट ग्रोथ भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही। खाली ये साल शायद, क्या इस साल जो थोड़ा जून के आंकड़े हैं वो थोड़े से ढीले दिख रहे हैं, क्या वो कोविड वगैरह की वजह से, या और अब कैसी सिचुएशन है सर? नहीं, हमारे बिजनेस में क्योंकि हमारे 86% बिजनेस हमारी सब बाहर से जनरेट होती है, इंडिया के बाहर। हमारे जितने कस्टमर्स हैं सब एक कैलेंडर ईयर हिसाब से काम करते हैं, उनका बजटिंग होता है, और हमारा है अप्रैल टू मार्च हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो उनका जो बजटिंग साइकिल और ऑर्डरिंग साइकिल है वहां पर और हमारे फाइनेंशियल ईयर में मिसमैच होता है। तो जनरली उन लोग हमारे Q2 Q3 से ऑर्डर प्लेस करना शुरू करते हैं। तो जनरली हमने देखा है हमारे जितने 40 साल की हिस्ट्री में कि हमारा जो H2 है इज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू H1। तो Q1 हमारा थोड़ा सा मंदा रहता है, फिर Q2 से पिकअप करते हुए Q3 Q4 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है। तो ये हमारा जनरली एक साइकिल है, इसको आप सीजनैलिटी बोलिए या आप जिस तरीके से देखें, बट ये ऐसा ही हमारा ऑर्डरिंग साइकिल है। और अगर कोई हमें एक क्वार्टर देख के उसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो हमारा कभी वो बैठेगा नहीं हिसाब। ओके, अच्छा सर, इसी से जुड़ा फिर सवाल है कि माइनिंग इंडस्ट्री कमोडिटी साइकिल बड़ा मजबूत है इस वक्त, तो आपके पास कामकाज की कमी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये साइकिल ठंडा हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो फिर क्या ग्रोथ जो आपकी रेवेन्यू की और प्रॉफिट की वो बरकरार रह पाएगी? और दूसरी बात, इतना सब होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ आपकी ऑर्डर बुक काफ़ी छोटी दिख रही है। मेरे पास जो आंकड़ा है 30 जून का 316 करोड़, यानी कि आपके पूरे साल भर के रेवेन्यू के मुकाबले में सिर्फ 20% हुए ऑर्डर हाथ में। ऐसा क्यों सर? तो आपका दूसरा सवाल पहले मैं जवाब दे देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो ऑर्डरिंग साइकिल हमारी ऐसी है कि हमारे Q2 से पिकअप करती है हमारी ऑर्डर बुक, और हमारे यहाँ फिनिश गुड्स बहुत कम रहता है क्योंकि हर ऑर्डर एक उसी कस्टमर के लिए बनाया जाता है, तो हम स्टॉक में नहीं रखते। जो हम बनाते हैं उस समय वो शिप हो जाता है, तो इसलिए हमारा लीड टाइम ऑर्डर बुक का बहुत कम है, पहली बात। सेकंड, अगर आप देखें तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो जिस प्रकार से मैंने समझाया कि वो ऑर्डरिंग करते हैं,
हमारा Q3 Q4 ज़्यादा थोड़ा बैक एंडेड होता है। और जहाँ तक हमारे मार्जिन सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमारा बिजनेस और हमारे प्रोडक्ट्स कमोडिटी साइकिल से लिंक्ड नहीं है, और ये हमारी सबसे खासियत बात है और खूबी है, क्योंकि चाहे वो कमोडिटी प्राइस जहाँ भी हो, जब तक वो माइन ऑपरेट कर रहा है और वो मशीनें चल रही हैं, उन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए। हमारे प्रोडक्ट के बिना वो मशीनें नहीं चला सकते। तो यही खूबियत और खासियत है हमारे प्रोडक्ट में कि हम कैपेक्स लिंक नहीं है। ज्यादातर हम देखते हैं जब भी कमोडिटी प्राइस में कुछ इम्पैक्ट आता है तो लोग मशीनें कम खरीदते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि मशीनें जो खरीदी हुई हैं उनको चलाने के लिए भी हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है कस्टमर को। क्या बात तो हेंस हमारी मार्जिन सस्टेनेबल है, और हमारे जितने भी मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस होते हैं वो हम पास थ्रू कर देते हैं कस्टमर। तो फिर सर इस हिसाब से तो और बाकी दूसरे देशों में भी प्लान करेंगे आप अपने प्लांट्स या फिर ऑफिस, जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया, मोजाम्बिक वगैरह हो गया, जहाँ माइनिंग वाइनिंग बड़ी होती है, तो और ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? देखिए, हमारी ऑफिस चारों तरफ हैं पूरी दुनिया भर में। तो हमारे कस्टमर्स अलग अलग ऑफिसों से उनका रिलेशनशिप होता है, और वहाँ से हमारे लोग जाते हैं उनसे मिलने। जैसे इंडोनेशिया वगैरह हैं, वो हमारे थाईलैंड ऑफिस से उनके साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, अभी तो हम इन 3 प्लांट जो हमारे विदेश में हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे। आगे चल के हमें जहाँ भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपैंड करने की या नई प्लांट लगाने की, हम जरूर करेंगे। हमारे ग्रोथ प्लान काफ़ी एग्रेसिव हैं आगे चल के, और हम चाहेंगे कि हम तेज़ी से आगे बढ़ें। काफ़ी मेहनत से हम कंपनी को आज इस मुकाम में लाए हैं, और हमारी ख्वाहिश हर समय रहेगी कि हम आगे ही बढ़ते रहें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो पूछूंगा, साल भर पहले आपने 225 रुपये में इशू किए थे शेयर्स प्रोमोटर्स को, और अब आप जो IPO ला रहे हैं वो 450 रुपये के आसपास, ठीक है ना, दुगुने पे ऑलमोस्ट। तो साल भर में सर डबल 100% प्रीमियम पर थोड़ा लोगों को लग रहा है कि बड़ा एग्रेसिवली प्राइस किया आपने। नहीं, 225 जो आप कह रहे हैं वो शेयर्स खरीदे गए हैं, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स से जो प्रमोटर ग्रुप के नहीं है। ओके। तो पहली तो वो बात, और सेकेंडली जो 400 या 453 का जो नंबर आपको दिख रहा है, वो प्राइस बैंड जी, वो हमारा बेस्ड ऑन मल्टीपल्स जो हम देखते हैं अपने आप को। जो नियरेस्ट पेयर कंपैरिजन अगर हो तो एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी इंडिया में है, AI इंजीनियरिंग करके, जो कंज्यूमेबल्स बनाती है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो वो हमारे डायरेक्ट पेयर हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमने देखा कि उनका जो मल्टीपल है, PE रेशियोज हैं, और उनके जो अर्निंग्स है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को कंपेयर किया। पर हमने सोचा कि शायद जायज़ नहीं है कि हम अपने आप को उसी लेवल मुकाम में रखें, तो हमने सोचा कि हम उसको थोड़े कम वैल्यू में मार्केट में लाएं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 225 रुपये पे शेयर्स इशू नहीं किए, अक्वायर किए हैं, राइट? हाँ, फिर तो ठीक है सर, मतलब इशू किए हो तो फिर तो मार्केट प्राइस पे अगर आपने लिए तब तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। मेहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी बिजनेस से आपने बातचीत की, अपनी कंपनी और इशू के बारे में पूरी जानकारी दी। कल से आपका IPO खुल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें कि आपका IPO सुपर डुपर हिट साबित हो, तगड़ा रेस्पॉन्स मिले, और आपके इन्वेस्टर को आपके स्टॉक में, आपकी कंपनी में अच्छी वेल्थ कमाने का एक मौका मिले। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। ओके अनिल जी, क्या राय बनती है सर? आपने वैसे अगर लास्ट काफी सारे वैसे IPOs आए हैं, बट लास्ट फ्यू इंटरव्यूज देखूं तो सबसे ज्यादा जो लंबा इंटरव्यू है, काफी लंबा चले ये वाला करा है। इंटरेस्टिंग है कंपनी, अच्छी कंपनी, बढ़िया कंपनी। जो मतलब मुझे सिर्फ इसमें एक ही चीज़ देखनी, प्राइसिंग जी, वैल्यूएशंस किस तरह से किए, वो अभी तक नहीं, बट अदरवाइज जो बिजनेस मॉडल है जी, मैनेजमेंट की क्वालिटी है, विजन है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब मेहुल मोहन का साहब से बात करके मजा आएगी, और मजा आएगा। हाँ, मतलब देखिए विजन है उनका जी, बिल्कुल। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ग्लोबल MNC कंपनी बनाना चाहते हैं, निश बिजनेस में है, कस्टमर को समझते हैं, इसलिए अलग अलग जगह जाकर प्लांट लगा रहे हैं। यही तो चीज़ आप मैनेजमेंट में देखते हैं, और क्या देखते हैं, है ना? आपका फैमिली बिजनेस है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो विदेशों से पढ़ के आए। एक और उनके फादर का एक्सपीरियंस है, दूसरी इनकी एनर्जी है। यही चीज़ चाहिए, और हिंदुस्तान में ऐसा एंटरप्रेन्योर चाहिए जो वाकई में हमारे हिंदुस्तान की कंपनी को रियली ग्लोबल MNC बना पाए, बिल्कुल, है ना? सो मुझे नहीं पता वैल्यूएशन क्या है, कि वाकई में जिस प्राइस पर ये ला रहे हैं 453 पे, उस पर सस्ता है, महंगा है, वो मैं आज रात को देखूंगा। बट वैल्यूएशन को छोड़कर बाकी चीज़ों में कंपनी परफेक्ट है।
कल सुबह चर्चा करेंगे एनएलजी के साथ इस आईपीओ पर और राय भी लेंगे क्या करना है टेगा इंडस्ट्रीज। तो हर चीज क्या एक भाव पे अच्छी होती है, एक भाव पे एब्सोल्युटली। जैसे स्टार है तो सब कुछ बढ़िया है, राकेश जी भी है 5 साल तक नहीं बेचेंगे, लेकिन महंगा है, सस्ता देते तो अच्छा। तो अब यहाँ भी कंपनी बढ़िया है, सस्ती है महंगी, सुबह डिसाइड करेंगे कल। डन सर, तो कल सुबह चर्चा होगी टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर आइए तब तक कुछ स्टॉक कॉल्स भी हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ तैयार। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास। बिगुल, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए अनिल जी, पहले तो अगर इजाज़त हो तो मैं 1 मिनट कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा जो अभी मोहंका साहब को मैंने सुना। हाँ बोलिए ना सर। देखिए अनिल जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबल हूँ। अभी रिसेंटली जो ट्विटर के सीईओ बने हैं मिस्टर अग्रवाल, और कहीं ना कहीं इंडियन बॉर्न टेकीज बाहर जाके जो इंडिया शाइन करवाते हैं, वी टेक लॉट ऑफ प्राइड। मुझे लगता है मोहंका जी जैसे लोग जो इंडिया में रह के इंडियन बिजनेसेस को ग्रेट बना रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट दैट। एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री लाइक इंडिया शुड बी अवॉर्डेड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बट ऑल्सो शुड बी रिस्पेक्टेड। तो मुझे लगता है कि विद काइंड ऑफ डिग्रीज दैट इज हैव, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने उनको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे एंड द कामली ही हैंडल्ड। मुझे लगता है कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिक, और मुझे लगता है कि इंडियन एज अ टैलेंट पूरी वर्ल्ड जानता है, लेकिन कितने लोग यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो समवेयर आई रियली अप्रिशिएट, और शायद आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट इंडियन टैलेंट अगर बाहर अप्रिशिएट होता है तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंटरप्रेन्योर शुड ऑल्सो बी अवॉर्डेड इन अ बिग वे। सो मैं भी कुछ उसी तरह से ये आईपीओ में शायद मैं खुद भी अप्लाई करना चाहूँगा एज अ डिस्क्लेमर। बिल्कुल, लेकिन सुबह 8 बजे सुनने के बाद लगाना। और बाय द वे, आप ये जो 12 कंप्यूटर लेके बैठते हो, आप वो इंडियन टेकी वाली कैटेगरी में तो नहीं आते? पता चला आप भी छोड़ के चले गए विदेश में। है विश्वेश जी, आपको टेकी तो नहीं माने ना, टेक्निकल एक्सपर्ट ही माने। अनिल जी, मैं टेकी हूँ, ऐसे अगर मेरा क्वालिफिकेशन देखे तो मैं टेकी हूँ, और पार्ट ऑफ माय डे आई स्पेंड डूइंग लॉट ऑफ कोडिंग वर्क एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं अनिल जी देखिए, एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। ये थोड़ा सा डिफरेंट मूड है, किसी दिन शायद मस्ती की पाठशाला का टॉपिक है। देखिए मैं कहीं ना कहीं वो बैलेंस, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द पैशन एंड द मैडनेस। जब आप अपने पैशन को वो लेवल पे ले जाओ जहाँ पे आप दिन और रात एक करना चाहते हो, तब जाके आप कंपनी बनाते हो। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फैमिली, यू हैव टू compromise on the quality of life, you have to compromise on the time। मुझे लगता है सारे एंटरप्रेन्योर वो साइकिल से जाते हैं। जो एंटरप्रेन्योर उसके लिए रेडी नहीं होते हैं, वो एक इजी लाइफ जीना चाहते हैं। तो मैं भी टेकी हूँ, लेकिन शायद मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फिलहाल रेडी नहीं हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड टू हियर गाइज लाइक मोहंका जी, जो इंडिया में रह के इतनी ग्रेट कंपनीज, ग्लोबल एमएनसीज, इंडिया एमएनसी बनाना चाहते हैं हम। ठीक बात है, चलिए तो ये है। अच्छा बाय द वे, ये सब तो बोलते आपको कॉल देनी कि नहीं देनी है? अनिल जी देखिए, मेरी ओर से जो कॉल था वो था इप्का लैब पे। करंटली 2144 के आसपास चल रहा है अनिल जी, 214440 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में इप्का लैब। मुझे लगता है अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में ये स्टॉक चला ही नहीं, और जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम बनाया है, मुझे लगता है स्टॉक 2250 की ओर जाने के लिए रेडी है। तो मौजूदा स्तरों पे इप्का लैब को खरीदारी करें, 2060 का स्टॉप लॉस रखें, 2180 और 2250 ये 2 टारगेट के लिए इप्का लैब को खरीदने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। स्टॉक का भाव चल रहा है 1723, 1724। इन्फोसिस के अंदर मोमेंटम बन रहा है। इन्फोसिस 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। आईटी स्टॉक्स में वैसे भी सुबह से मोमेंटम बना हुआ है। इन्फोसिस यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1690 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 1750 से लेके 1775 तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 1740 वाला कॉल अभी सीएमपी 32 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 45 रुपए से लेके 50 रुपए तक के टारगेट 1740 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1750 से लेके 1775 तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा इन्फोसिस के अंदर। बिल्कुल, इन्फोसिस के अंदर खरीदारी करें, ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए एक बिगुल अब वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।
बताएं वाकिल साहब। दीपांशु, ये कॉल भी हमने हमारे क्लाइंट्स को यही प्राइस पे दिया है। स्टॉक का नाम है GSPL। 320 का करंट भाव है, 320, 319, 50। मुझे लगता है 320 के पार जैसे ही ये निकलेगा एक 10 रुपए की मूव इसमें आनी चाहिए आज और में भी कल सुबह में। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 315 रुपए 50 पैसा। ओके, तो ये है आपके लिए राय GSPL, जहां पर ट्रेड करना है। DSI पर है काउंटर। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब का भी। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए, मार्केट में फॉल के बाद दोबारा बाउंस आया है और इस बाउंस में मैं पुट ऑप्शन लूंगा 17,100 की, जो मुझे 103 रुपए में मिल रही है अभी। तो 17,100 की पुट ऑप्शन 103 पे हम लेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा 65 रुपए का और टारगेट होगा 175 रुपए का। क्योंकि ये बाउंस में ऐसा लग रहा है कि ऊपर से काफी सेलिंग हुई है, तो आने वाले समय में बाउंस सस्टेन नहीं करना चाहिए और दोबारा हम लोग 17,000 के नीचे जा सकते हैं। इसलिए मैं 17,100 की पुट ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस 65 का रखेंगे, टारगेट 175 का रखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पुट ऑप्शन खरीदने की 17,100 का नितिन जी की तरफ से। दोनों तरफ के ट्रेड है और उसका फायदा उठाएं आप, ये है आपके लिए राय। आइए स्वागत करते हैं अब सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत हम सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। पहला अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग, जो कि 1890 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, आप टेगा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उस डिस्कशन के दौरान जो उनकी कंपटीशन का नाम आया, कंपीटिंग कंपनी, तो AIA इंजीनियरिंग का नाम आया। ये भी टेगा इंडस्ट्रीज भी अच्छी कंपनी है और आपकी राय भी है कि इस इश्यू में कल अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि AIA इंजीनियरिंग और भी बेहतर कंपनी है। ये अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि पावर, सीमेंट, माइनिंग, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है और पिछले 40-42 साल से ये कंपनी कार्यरत है और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है। बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19% और अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। FIS, GIS भी 38% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें SBI है, DSP, HDFC, कोटक, नालंदा फंड, इन्वेस्को, ये सब इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी, माने इस IPO के दौरान ही 1930-1940 तक के लेवल डेफिनेटली इसमें आ सकते हैं। 1870 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए AIA इंजीनियरिंग, अहमदाबाद की ये कंपनी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूत कंपनी। जैन साहब ने भी बार बार लगातार जेम्स में इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, वैसे भी SPL में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसकी रिकमेंडेशन आती रहती है। तो सेठी साहब को पहला स्टॉक पसंद है AIA इंजीनियरिंग, दूसरा भी कैश मार्केट का ही बताया है सेठी साहब ने। बताएं सर कौन सा स्टॉक है, क्या टारगेट है? और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो है वो एक केमिकल कंपनी है। हालांकि सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है अब ये सब स्टॉक चलने के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स, जो कि अभी 366-367 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जापानीज पेरेंटेज वाली एक एग्री इनपुट बनाने वाली कंपनी है। सुमितोमो केमिकल्स जापान इसमें 75% स्टेक ओन करती है और इस कंपनी में एक्सेल क्रॉप केयर का मर्जर होया हुआ है। ये कंपनी भारत में क्रॉप केयर के सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी है, 11% मार्केट शेयर, और बाकी भी जो एग्री केमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह बनाती है। एक्सेल क्रॉप केयर के मर्जर के बाद इनका पोर्टफोलियो और बढ़ गया। एक बहुत ही स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 154 करोड़ का पैट था, जो कि जून क्वार्टर में 105 करोड़ का था। बाकी आपके रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 54%। तो एक सॉलिड कंपनी है और यहाँ पे मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है, अपने हाइट से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, इन लाइन विद अदर स्टॉक्स इन द केमिकल सेक्टर। बट मुझे लगता है ये रिकवर या तेजी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म का टारगेट है 385 का, स्टॉप लॉस रखना है 355 रुपए का। ओके, तो ये एक और स्टॉक है सुमितोमो केमिकल्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 385 के टारगेट के साथ सेठी साहब की तरफ से दो बेहतरीन स्टॉक्स कैश मार्केट के आते हुए।
बिल्कुल, तो जबरदस्त कॉल्स और कैश मार्केट में है भरपूर एक्शन, बट बाजार का जो एक्शन है वहां पर क्या बनना है और डेटा क्या कह रहा है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। सर, सुस्ती तो है ग्लोबल मार्केट्स में, बल्कि जो 500 पॉइंट्स की गिरावट डाउ में आ रही है वो डेफिनेटली थोड़ी कंसर्निंग है। 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं, यूरोप के बाजार भी 1 से 1.5% नीचे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स तो हैं कमजोर। जापान, हांगकांग दोनों में ही हमने 1.5% की गिरावट भी देखी थी। हमारे बाजार ऊपर से फिसले हैं, बट 17,100 को होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पर अभी थोड़ा प्रेशर बना है, सर क्या करना है? दीप, देखिए ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए लेना थोड़ा सा रिस्की है जी, और ऊपर आए तो हल्का सा हल्का होना चाहिए, जैसा कि 17,150, 17,200, 17,300 इस रेंज में धीमे धीमे ऊपर में पोजीशन हल्की करें। खरीदना है तो निफ्टी खरीदेंगे, अगर 17,025, 17,050 की रेंज में आता है तो वहाँ पर सोच सकते हैं आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ में। और ऊपर में पहले अगर 17,150 के आसपास आता है 17,200 की रेंज में तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। सेम बैंक निफ्टी में 36,350 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे और फिलहाल खरीदने के लिए इंतजार करेंगे। तो लेना भी होगा तो निफ्टी लिया जाएगा, बैंक निफ्टी नहीं लेना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करके आ गया वहाँ से 36,650, 850 की रेंज है। हालांकि आप ये बात निफ्टी के लिए भी कह सकते हैं कि जो हमारी रेंज थी आज 17,275 से 350, एग्जैक्टली 325 से हाई बनाकर घूमा, तो लगभग उस रेंज से निकल गया। तो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। 500 पॉइंट डाउन नीचे हो तो ऐसे लेने की हड़बड़ी जल्दी क्या है? ऐसा हो सकता है आपको 500 नहीं ज़्यादा गिरे, हो सकता है ना गिरे, कम भी गिरे, कुछ भी हो सकता है। हमारे मार्केट को देखकर अगर वो चलेंगे तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा ओवरनाइट रिस्क रखने का कोई मतलब नहीं है। आइदर साइड रिस्क है तो हल्के रहें, सिंपल है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय मार्केट पर। डेटा चाहिए तो बता देता हूँ, हमने बताया नहीं, डिसीजन दे दिया। 17,000 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 17,200 के ऊपर बंद नहीं होंगे। 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। ज़्यादा संभावना ये है कि 17,100 के आसपास ही आज बाजार की क्लोजिंग होती हुई दिखे डेटा के लिहाज से। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे बने रहने में रिस्क है। वैसे डेटा ये बता रहे हैं कि शायद 36,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिकवरी आ जाए 101 पॉइंट की, 100-125 पॉइंट की, इसकी संभावना दिखती है। लेकिन अगर 3 बजे तक 36,000 के नीचे बने रहें तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है और फिर अगला अहम सपोर्ट जो आपके लिए निकल कर आएगा दीप, वो सीधा 35,500 के आसपास आता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की है, 36,000 के ऊपर टिका रहना जरूरी है। अगर टिके रहे तो कितना आ सकते हैं? 36,200, 36,300 इस रेंज में कहीं कहीं आज आपकी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ये डेटा दिखा रहे हैं जी। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय का डेटा। थोड़ी नजर रखनी है आपको बाजार के एक्शन पर, और बाजार के एक्शन पर थोड़ी और राय भी ली जाए। चोपड़ा साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। चोपड़ा साहब, स्वागत है। बताएं सर, किस तरफ इस समय मूड बन रहा है? ये थोड़ा ओवर रिएक्शन हुआ है जो ओमिक्रॉन वायरस आया है, या फिर बाजार अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वॉलेटाइल समय बना रहेगा? धन्यवाद दीप। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन तो हमने फ्राइडे को देखा था, और उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। काफी सारे लोगों ने बोला है कि एक बहुत सीमित दायरे में बहुत ही कम पेशेंट्स हैं ओमिक्रॉन के, और नो डाउट ये थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शियस है, मगर जो संख्या है लोगों की वो बहुत कम है। तो उसको देखते हुए चिंताजनक बात कितनी है वो एक समझने वाली बात है। दूसरा कि इससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लोगों की मौत नहीं हुई है। तो कोई अगर बीमारी है, जो पहले भी रहा करते थे वायरस, लोग बीमार होते थे, ठीक होते थे, तो अगर बीमार हुए हैं और ठीक हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसका डैमेज नहीं होना चाहिए। और मॉडर्ना जैसी कंपनीज ने 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि इसकी वैक्सीन ये लोग तैयार कर देंगे। तो अगर आने वाले समय में जो हमें जो स्ट्रेन्स की बात हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। नए स्ट्रेन्स आएंगे, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये वो कितना डैमेजिंग है ये देखने वाला है। अभी तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा नीजक रिएक्शन है यूरोप में, खास करके जहाँ पर लोग ज्यादा डरे हुए हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और कर्ब्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है कि ये स्ट्रेच्ड है, और ऐसे बाजारों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स लेने का मौका होता है और उसको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए और छोड़ने नहीं चाहिए ऐसे मौके। बिल्कुल, अच्छे स्टॉक्स हैं और अक्यूमुलेट करें, और क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर से गिरे भी हैं तो कुछ आइडियाज़ चोपड़ा साहब से भी लेंगे थोड़ी देर में। बट जो चोपड़ा साहब मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, जैसा उन्होंने कहा थोड़ा ओवर रिएक्शन है, पर दोनों तरफ के तर्क इस समय बन रहे हैं बाजार में। अनिल जी भी बता रहे थे ये जो रेंज है एकदम बीच में है, इस रेंज के भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बुल वर्सेस बेयर एक बार मार्केट पर भी समझा जाए कि किस तरह का व्यू जानकारों का बन रहा है, क्या है बुलिश व्यूज़, क्या है यहाँ पर बेरिश व्यूज़। वरुण, आशीष दोनों हैं तैयार।
फॉर अ चेंज वरुण इस बार बुल है, तो वरुण आपसे करते हैं शुरुआत। क्यों आप मार्केट पर बुल हैं? नहीं, पहले तो ये बुल क्यों है? हाँ, क्योंकि ये स्टॉक नहीं मार्केट है। क्यों बुल क्यों? पहले क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ये मार्केट है। क्यों आशीष माना नहीं? आशीष माना नहीं? या बोले या तो पहले दो हाथ कर लो, जो जीतेगा वो बुल बनेगा। क्या कैसे ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सर, ये जो हमारे बुल वर्सेस बेयर के जो आइडियाज होते हैं ना, मोस्टली जो हम ट्रेडर्स डायरी करते हैं शो, उसके दौरान जब हमारा डिस्कशन होता है तभी आइडियाज निकल कर आते हैं। और आज कहीं ना कहीं देखें तो बाजार पे ना वरुण बुलिश नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए वरुण करिए शुरुआत फिर। डेफिनेटली अनिल जी, तो बुलिश होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि देखिए मार्केट गिरा क्यों है। जो ओमिक्रॉन वायरस आया है नया साउथ अफ्रीका से, कहीं ना कहीं उसके वजह से मार्केट गिरा है। लेकिन एक बात समझना होगा कि ऐसे वायरस जो है या फिर ये जो वायरस है कोविड, उसका म्यूटेशन हमेशा चलने वाला है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये आते रहेंगे, तो इसको आपको मान के ही चलना है, इसके साथ आपको जीना है। दूसरा, कहीं ना कहीं कंपनी अभी कह रही है जितनी वैक्सीन बनाने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय में हम जो नई वैक्सीन है उसको ले आएंगे इस वायरस के लिए भी। तो आप एक बार समझिए, वायरस के कारण गिरा जरूर है मार्केट, लेकिन अब आपके पास एक बेस है, कम से कम एक बेस वैक्सीन है, और यही कंपनियां कह रही है। तो इसके लिए हो सकता है कि एक करेक्शन आया हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए अभी भी मार्केट में दम है। देखिए, मेरी तरफ से तर्क है कि बाजार फिलहाल आप देखेंगे तो काफ़ी फ्रजाइल नज़र आ रहा है। ये आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ओमिक्रॉन जो वायरस है, वेरिएंट है, इतनी बड़ी चिंता का कारण नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो बड़ा करेक्शन बाजार में ऑलरेडी आ गया, तो बाजार कहीं ना कहीं गिरने के जो है बहाने ढूंढ रहा है। इतना फ्रजाइल है फिलहाल बाजार। देखिए, बहाने जरूर ढूंढ रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं एफआईआईएस है, और एफआईआईएस की बिकवाली के बाद मार्केट में आप गिरावट देख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, लंबी अवधि में एफआईआईएस के पास विकल्प क्या है। अगर आपको कहीं पैसे लगाने हैं तो ग्रोइंग मार्केट में लगाने हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग वाला मार्केट या फिर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग वाली इकोनॉमी जो है वो इंडिया ही है। डबल डिजिट की ग्रोथ कौन सी इकोनॉमी डिलीवर करती है? और डेवलपिंग नेशन जहाँ पे अपनी खुद की कंपनीज चलाते हैं, कंपनीज इतनी ग्रो नहीं करती जितनी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके चलते कहीं ना कहीं भारत की तरफ पूरा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। और खासकर चाइना से जो कंपटीशन है उसमें देखिए हम कहीं ना कहीं एज अप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक ज़माने में इंडिया में टॉय तक नहीं बनते थे और कंपनियां कहती थी अगर हम चाइनीज टॉय यूज़ नहीं करेंगे तो नुकसान कर देंगे। अब वो भी कहीं ना कहीं इंडियन टॉयज यूज़ कर रही है। बात तो सही है, लेकिन फिर ये खरीद क्यों नहीं रहे? अब इतना सस्ता मिल रहा है, स्टॉक्स इतने करेक्ट हो चुके हैं, फिर भी नवंबर के महीने में अब तक देखेंगे 35,000 करोड़ की जो है बिकवाली कर दी। और ये एफआईआईएस देखे, यूबीएस हो, मैक्वायरी हो, ये कह रहे थे कि पूरे एशियन पैक में देखे तो भारत के स्टॉक्स में इतनी ज्यादा तेजी आ गई कि वैल्यूएशन हर तरफ महंगा है। ये तो खरीदारी कर ही नहीं रहे। देखिए, मुनाफा वसूली वहीं करेंगे ना जब मुनाफा होगा, जब मुनाफा नहीं होगा वहाँ वसूली क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं एफआईआईएस यही कर रहा है। देखिए, 10% के आसपास की गिरावट आई, आप देखिए ऊपरी स्तर से। और एफआईआईएस इतना बेचने के बाद भी हमें बेयर मार्केट में नहीं ढकेल पाए। आप समझिए कितना पोटेंशियल है इंडियन मार्केट्स में। और ये देखिएगा कि अगर यहाँ से कोरोना वायरस खत्म हुआ तो फिर से आपको एक पेंटअप डिमांड देखने मिलेगी, तो फिर से जो ग्रोथ है वो लौटते हुए नजर आएगी बाजारों में। डिमांड है, बात बराबर है, लेकिन कंपनी जो है ना मार्जिन के फ्रंट पर आप देखिए कामकाजी तौर पर नतीजे पेश नहीं कर पा रहे। पूरी Q2 में देखिए सबकी टॉप लाइन में ग्रोथ नजर आई, लेकिन किसी का भी एबिटा मार्जिन के बल पर आप देखें कोई दमदार नतीजे नहीं देखने को मिले। और अभी भी कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देखें तो काफी हद तक इन्फ्लेटेड हैं। यानी हो सकता है कि जो Q3 के नतीजे आएंगे वहां पर भी आपको थोड़े डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले। ऐसे में वायरस की चिंता, नतीजे निराशाजनक, ऐसा हो गया तो बाजार बहुत गिर जाएगा। यहाँ से बाजार और गिरेगा नहीं। आप याद रखिएगा, ये जो है आपको कहीं ना कहीं मार्जिन पे इम्पैक्ट थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए देखने मिल रहा है, क्योंकि हाई बेस है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है। ये थोड़े दिन में चला जाएगा, आप फिर से एक बार नॉर्मल बेस पे आ जाएंगे। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ पेंटअप डिमांड, अगर फिर से पेंटअप डिमांड आ गई तो फिर से कहीं ना कहीं आपके मार्जिन सुधरेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको नजर रखनी है, खासकर प्री बजट रैली फिर से आपको एक बार देखने मिल सकती है। और इनफैक्ट जिस तरह से त्रिपुरा के इलेक्शंस हुए, मुझे तो लगता है पोस्ट इलेक्शन रैली भी आपको मार्केट में देखने मिलेगी। हाँ, लेकिन एक और चिंता, जैसे कि हम कमोडिटी प्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है पूरी दुनिया भर में कि यहाँ से जो एक रेट कट का सहारा अब तक था ना कि बाजार गिर रहा है तो रेट कट हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, वो अब फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी बड़ी चिंता हो गई। आखिरी तक मेरी तरफ से कि निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो चुका है और बड़ी गिरावट यहाँ पे दिख रही है। देखिए, रेट कट नहीं होंगे तो रेट बढ़ेंगे भी नहीं, इतना भी पक्का है। लिक्विडिटी आती रहेगी, और जैसे कि अनिल जी हमेशा कहते हैं मार्केट है ऊपर ही जाएगा। चार्ट का क्या? जो इन्होंने हेड एंड शोल्डर बना उसका क्या वरुण? अनिल जी, उसके हिसाब से तो शोल्डर बन चुका है तो नीचे जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है तो नया हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ओके, तो वरुण का हेड कहता है कि ऊपर जाएगा और आशीष का शोल्डर कहता है कि नीचे जाएगा, है ना? ठीक है। बंसल जी, जरा ये हेड एंड शोल्डर के बीच में बताइए, ऊपर जाएगा कि नीचे?
अनिल जी, मेरे को एक बार स्टॉक का नाम बताना पड़ेगा, मैं किसी और चीज में बिजी था अनिल जी। अब देखो आशीष और आप लोग समझ लो, देखो आप लोगों को कितना गौर से सुना। अच्छा एक मिनट रुको, सब एक्सपर्ट्स को लेके आओ। किस किस ने सुना मुझे बताओ, जिसने सुना वही जवाब दे, हाथ खड़ा करके। श्रेय जी, नितिन जी, सुमित जी, ओके, हाँ, चोपड़ा साहब बताएं सर। सर मैं ये बुल वर्सेस बियर की पूरी चर्चा को सुन रहा था, स्टॉक में नहीं सुन पाया। तो फिर तो बात ही नहीं है। चोपड़ा साहब ने भी नहीं सुना। अच्छा इस मामले में कम से कम कुणाल जी और वागले साहब हमारे ऑनेस्ट तो है, उन्होंने चुपचाप मान लिया कि हमने नहीं सुना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जी अच्छा सुमित जी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक पे बात नहीं हुआ है, सिर्फ इंडेक्स पे बात हुआ है। जहां तक अनिल जी निफ्टी का सवाल है, निफ्टी के अंदर देखिए वॉलेटिलिटी एकदम उच्चतम स्तर पे देखने को मिल रही है। 60 पॉइंट से 100 पॉइंट का फॉल मुश्किल से 60 सेकंड या 1 मिनट में आ जाता है, ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत हैवी है। तो फिलहाल इसके अंदर अगर लेवल्स का बात करें, 16,800 जब तक नहीं टूटेगा तब तक बिंदास होल्ड करके चले। 17,200 17,300 का लेवल ऊपर में टूटा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो 17,200 17,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही निफ्टी यहां से एक अच्छा मूव पकड़ेगा और फिर ऊपर में 17,800 से 17,900 तक का मूव देखने को मिल सकता है। यहां से बायस पॉजिटिव रख के काम करें, करेक्शन जो आनी थी वो आ चुकी है, एक अच्छा मूव यहां से ऊपर का बनना चाहिए। ये दीप हमारे बचपन से ये प्रॉब्लम रही है कि क्लास में जिस वक्त जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया और टीचर उसी में सवाल पूछता था। आज भी ये समस्या मेरी खत्म नहीं हो रही है। टोल टैक्स के वक्त जिस लाइन में लगता हूँ वही सबसे धीमी चलती है। इसलिए मैंने भी आज वही फॉर्मूला लगाया। जिनको नहीं पता उन्हीं से पूछा। तो चलिए ये है आपके लिए बुल वर्सेस बियर। आइए मुलाकात करते हैं वसीम साहब से। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है सर आपका वसीम साहब। बताएं सर, उतार चढ़ाव के बीच क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए और अपडेट भी सर। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए आज तो बहुत ही बढ़िया सुबह स्टार्ट था, लेकिन वो थोड़ा सा यूएस फ्यूचर्स काफी डाउन हो गए बिकॉज ऑफ द मॉडर्ना स्टेटमेंट। बट ये वॉलेटिलिटी लो के पास है विच आर टेलिंग यू सेलिंग इज एग्जॉस्टिंग। और आज नहीं तो कल, आज का जो टॉप है 17,330 17,335, ये जिस दिन क्रॉस हुआ कल खुल गया परसों। मैं आपको कह रहा हूँ 2-3 दिन और हैं, शुक्रवार सोमवार से ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड बदलने का मतलब यू आर बैक इन द बुल मार्केट। 6 वीक्स की करेक्शन खत्म हो रही है, इसलिए इसी समय आपको कहा था सिप कीजिए, अच्छे शेयर लीजिए। आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको इंट्राडे भी स्विच कर दिया। HDFC बैंक 1590 में कहा था 1640 हमने बुक करा दिया 1530 पे। ग्रासिम वो बुक करा दिया 1714 में और ICICI 734 में बुक करा दिया था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को जहां 2-2.5% मिले उसे बुक करना है। और अब आपको मैं 2 कॉल दूंगा, दोनों लेने की हैं। जैसे मैंने कहा 17,330 पे इंडेक्स आज नहीं तो कल गैप अप खुलेगा। दैट विल बी दी एंड ऑफ द 6 वीक करेक्शन, द बिगिनिंग ऑफ द रीबिगिनिंग ऑफ द बुल मार्केट। नेक्स्ट वीक से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, 4-5 तारीख से। तो आप कहें तो आज का पिक्स 2 में। बिल्कुल सर, बताएं फिर ऐसे में जब अगले हफ्ते से बढ़िया तेजी शुरू होने की तैयारी में क्या क्या खरीद कर रखा जाए। तो पहला पिक होएगा विप्रो, 635 से 37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 626, टारगेट 650। दूसरा है एस्ट्रल, ये लीजिए एस्ट्रल पाइप 2180 से 2190, स्टॉप लॉस 2140, 2275 का टारगेट। तो 2 स्टॉक्स में करनी है खरीदारी। पहला होगा विप्रो, जहां पर 635-637 रुपए की रेंज में आप खरीदारी कीजिए। 626 का स्टॉप लॉस लगाइए और 650 का होगा आपके लिए टारगेट। और दूसरा होगा एस्ट्रल पाइप, एस्ट्रल लिमिटेड, जो पिछले कुछ दिनों में करेक्शन में दिखा है। 2180-2190 के आसपास खरीदिए, ठीक है ना। और 2140 का आपको लगाना है इसमें स्टॉप लॉस। और 2275 2240 अच्छा 2240 2270 2 टारगेट रख लीजिए। 75 ये 2 टारगेट्स के लिए एस्ट्रल में भी करनी है आपको खरीदारी। और जो खरीदारी करें आप हफ्ते भर के व्यू से खरीदें, धीमे धीमे खरीदें, टुकड़ों में खरीदें, SIP के तौर पर खरीदें और उसे होल्ड करें। ये राय वसीम साहब की तरफ से आपके लिए आती है, इस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी।
आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है गुजरात गैस। गुजरात गैस में खरीदारी की राय है। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये डिफेंसिव बेट भी साबित हो सकता है। चांसेस हैं कि गिरते निफ्टी के साथ ये स्टॉक ना गिरे। चांसेस ऑफ रैली हाई प्रोबेबिलिटी है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर आप इसका लक्ष्य निर्धारित करें तो 100 रुपए की तेजी इन स्तरों से बननी चाहिए। गुजरात गैस में खरीदारी की हमारी राय है। मौजूदा भाव के हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस रखें 665 रुपए पर। 665 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 690 रुपए का। 690 का पहला टारगेट, 725 रुपए का इवेंचुअल टारगेट, 725 के टारगेट के लिए गुजरात गैस में खरीदारी कराए। ओके, तो गुजरात गैस में करनी है आपको खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। लंबे समय बाद गुजरात गैस भी फोकस लिस्ट में आते हुए दिखा है, तो अपॉर्चुनिटी इस पर है। दोनों तरफ के मौके हैं बाजार में, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भी आपको आते हुए दिखने पर। एक जो बड़ी खबर है कल शाम हमने आती हुई देखी, ट्विटर के सीईओ स्टेप डाउन कर रहे हैं और वो अपनी कमान संभाल रहे हैं इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल साहब को। तो हमने सोचा थोड़ी और रिसर्च करी जाए, और ग्लोबली अगर आप देखें, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनी जो अनिल जी अभी बात भी कर रहे थे कि अच्छा लग रहा है टेगा इंडस्ट्रीज वो वापस भारत आकर इंडियन कंपनी को एमएनसी बना रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो ग्लोबल कुछ बड़ी कंपनीज हैं अब लगभग सभी इंडियन सीईओ या इंडियन मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशन लेती हुई दिख रही है। सर ये गर्व की बात है, और अगर आप साइज और स्केल इन कंपनीज का देखें तो जो इंडियंस के कंट्रोल में है ये कंपनी गजब है। इनका मार्केट कैप निकाले तो हमारे मार्केट कैप पूरे मार्केट से कितना बड़ा हो जाए। निकाला है कुशल ने, ये निकाला है। अरे वाह, आइए तो कुशल बताइए क्या क्या रिसर्च किया आपने। अनिल सर, यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि हमने मचा दिया है धूम मतलब गदर मचा दिया। नहीं, एक मिनट वो उनको पूछिए, एक मिनट कुणाल जी राकेश जी को, नॉर्थ में क्या कहते हैं इसको, गदर ही बोलते हैं क्या? ये एकदम जो ऐसा वो धूम मचा देते हैं, ऐसा उसको क्या क्या शब्द सही है वहाँ में? नितिन जी भी बता सकते हैं, चोपड़ा साहब भी, खासतौर से दिल्ली और पंजाब यूपी में वो शब्द चलता है। कुछ याद आ रहा है? आप बताओ, नहीं तो हमारे दर्शक बता देंगे जल्दी। गदर। अच्छा, गदर सही बोला मैं? अरे वाह, अच्छा ठीक। अच्छा, बवाल गदर क्या जी? बंसल जी बोलिए। बवाल मचा देंगे। जो कुणाल जी बोल रहे हैं वो भी ठीक है अनिल जी, पंजाबी में बोलेंगे तो फट्टे चल जाएंगे अनिल जी। दोनों बढ़िया हैं। अच्छा, गदर या बवाल मचा दिया मतलब, तो बवाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, गदर मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में। तो बताइए किस किसने गदर मचाई है कुशल? 3, 6, 7 तो कंपनियां मेरे सामने हैं जहां पर $5000 बिलियन का मार्केट कैप है। $5000 बिलियन मैं बोल रहा हूं सर। तो अभी अब कैलकुलेशन जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो सकती है, बट जिस तरह से हम लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और आप स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह से हमने बात शायद कायम की है, और यहाँ पर जो लीडरशिप पोजीशन, और ऐसे भी नहीं कि हम जो है थर्ड या फोर्थ लेग डाउन द लीडरशिप पोजीशन हम रैंक पर आ रहे हैं, हम सीईओ जो हैं वो बनते हुए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी गौरव की बात है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैं मार्केट कैप की बात कर रहा था, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट फरवरी 2014 में सत्या नडेला ने इसको ज्वाइन किया था, और अभी आप देखिए $2.5 ट्रिलियन, बिलियंस में देखेंगे तो $2520 बिलियन की जो है इसकी मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट की। और गूगल सेकेंड आप देखें तो $1950 बिलियन का जो है इसकी मार्केट कैप है। दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई जी जो है यहाँ पर इसके सीईओ बनते हुए नजर आए थे। तो इन ऑल अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 7 कंपनियां ऐसी है जहां पर इन्होंने अपनी बादशाहत कायम की है। और जो डेजिग्नेशन वाइज अगर आप देखें तो सबसे चरम पर यहाँ पर जो इंडियन सीईओज हैं वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी आप स्पेसिफिकली मार्केट कैप गेन्स के हिसाब से देखेंगे। मैंने एक और डेटा पॉइंट यहाँ पर निकाला था कि जहाँ पर इन सब कंपनियों में जब इन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद से कितनी परसेंटेज गेन्स ये लाते हुए नजर आए हैं। उसमें सबसे पहले आप देखिए अडोबी, यहाँ पर
शांतनु नारायण जी ने दिसंबर 2007 में ज्वाइन किया था एज ए सीईओ और उसके बाद से ऑलमोस्ट 1245% के गेन्स इनके मार्केट कैप में होता हुआ दिखा है। सेकेंडली माइक्रोसॉफ्ट, जहां पर मैं फरवरी 2014 की बात कर रहा था सत्य नडेला जी ने, वहां पर लगभग 700% के गेन्स इनके मार्केट कैप में इजाफा हमें देखने को मिला है इनके एज ए सीईओ पद पर ज्वाइन करने के बाद। साथ ही सुंदर पिचाई जी ने दिसंबर 2019 में ही हाल फिलहाल ही यानी 2 साल पहले ही यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था, वहां पर भी जो मार्केट कैप है डबल होता हुआ दिखा है। 111% का जो मार्केट कैप इंक्रीज है वो गूगल में भी आता हुआ नजर आया हमें। पालो आल्टो नेटवर्क की बात करें तो 186% इंक्रीज यहां पर भी है, जिसमें निकेश अरोरा जी ने जून 2018 में यहां पर ज्वाइनिंग की थी और अंत में मई 2017 में संजय मेहरोत्रा जी ने माइक्रॉन ज्वाइन किया था, वहां पर भी 184% की राइज आपको मार्केट कैप में देखने को मिली है। सारे इंडियंस के जाने के बाद प्रोग्रेस हो रही है, जबरदस्त प्रोग्रेस। वाह क्या बात है। एक हमारे कुणाल जी हैं जो विदेशों में पढ़ के वापस हिंदुस्तान आ गया। कनाडा नहीं कनाडा हाँ वो कनाडा बोलते हैं कनाडा में गए थे और वहां से फिर के पढ़ के आ गए। अच्छा बाय द वे, एक तो जो पंजाब में तो वही बोलते जो बंसल जी ने बताया, कैसे चकदे फट्टे, क्या नहीं फट्टे चकदे हाँ। और यूपी के हमारे दर्शक वो कह रहे लठ गाड़ दिए, हाँ मतलब दाग जमा। बिहार वाले कह रहे गर्दा उड़ा दिया। सबके अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग आ रहे हैं, तो चलिए बढ़िया है जो भी है। अच्छा एक ये इस शब्द का क्या मतलब है भोकाल, कुछ इसका मतलब किसी को पता नहीं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये भी होता है, पहले सुना नहीं कभी। आप में से किसी ने सुना है? भोकाल मचा दिया। हाँ भोकाल मचा दिया बोलते हैं लोग सर। कुणाल जी सुना है ये वाला शब्द? हाँ अनिल जी चल रहा है। अनिल जी आजकल ये जो वेब सीरीज चल रही हैं अनिल जी इनसे आया है ये शब्द भोकाल। अच्छा वहां से आया है। ओहो ओके, ये जनरेशन गैप का बड़ा फर्क है। हम लोग एक जनरेशन पुराने वेब सीरीज के लिए इसलिए तो चलिए ओके। तो ये सारे हमारे इंडियंस हैं जो धमाल मचा रहे हैं, गजब का। लेकिन वही बात है कि इसमें खुशी की बात है कि इंडियन सब जगह झंडे गाड़ रहे हैं, और दुख की बात है कि ये बाहर जाकर गाड़ रहे हैं। यही करे कमाल तो बात ही अलग हो। तो चलिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, तो मज़ा आ गया। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। ओके विदेशों में। अच्छा चोपड़ा साहब कुछ कहना चाहते? जी चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब अनम्यूट हो जाओ, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ अनिल जी कि जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स अभी हमने देखा पिछले साल में रिलायंस में आई है, काफी इंटरनेशनल इंटरेस्ट आया, और जो फैंग कंपनीज हैं उन्होंने भी पैसा डाला, तो उसमें से काफी जो मुझे लगता है कि श्रेय जाता है वो इंडियंस को ही जाता है, क्योंकि सुंदर पिचई हो या सत्या नडेला हो या मतलब बहुत सारे जो इंडियंस बैठे हैं यूएस में बड़ी कंपनियों के सीईओज, तो वो अब भारतीय कंपनियों में स्टेक्स खरीद रहे हैं। तो यदि भारतीय लोग ना होते तो शायद इतना इंटरेस्ट ना होता, या उनका इंटरेस्ट कहीं और होता। तो मुझे लगता है कि भारतीयों का बाहर होना भी उतना ही आवश्यक है जितना भारत में है। तो वहां बैठ के वो लटगाड़ते रहे और हम यहाँ भोकाल मचाएं, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स आए, और मुझे लगता है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बाहर होना और यहाँ पे भी कंपनीज अच्छा करें। तो गौरव की बात है, इंडियन एमएनसीज भी बन रही हैं और इंडियंस जाकर बाकी ग्लोबल कंपनीज को लीड भी कर रहे हैं। और बढ़िया यहाँ पर खबर कुशल ने हमारे साथ बताई है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन कंपनीज की रही है जब से इन सीईओज ने टेक ओवर भी किया है। पर आइए थोड़े बाजार का एक्शन लड़खड़ाते हुए दिख रहा है, वापस अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है निफ्टी। ऊपर से प्रेशर आपको हर लेवल पर आते हुए दिखा है बाजार में, और मेटल्स जो आज सुबह लीड कर रहे थे वहां पर वापस आप थोड़ी कमजोरी आते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील, विश्वेश जी वापस टाटा स्टील गिरते हुए दिखा है, अब तो 1100 का भी लेवल आज टाटा स्टील ने तोड़ दिया और दबाव देखते हैं, मेटल इंडेक्स भी 1.5% नीचे। मेरे हिसाब से दीपांशु और गिरावट आएगी। टाटा स्टील ने जो एक अच्छी चीज़ नहीं की है लास्ट 2 दिन में, वो 2 बार 200 डे एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश किया, वो ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हो रहे हैं यहाँ पे। आई एम अफ्रेड कि शायद मार्केट अब की बार अगर 16,800 के नीचे जाता है तो और हम नीचे जाएंगे, और पर्टिकुलरली टाटा स्टील मुझे लगता है यहाँ से और 10% गिरावट के लिए गिर सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेड
ट्रेड करना भी चाहे तो जैसे अनिल जी ने कहा स्प्रेड करने चाहिए ऑप्शंस के, और मुझे लगता है नेकेड पोजीशन विल बी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि ये जो कंसर्न्स है ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है, WHO कुछ और बोल रहा है, कंपनीज कुछ और बोल रही है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई फॉर्म स्टैंड होगा। ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से एक बार के लिए लाइट रहना भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल लाइट रहना बेटर रहेगा इस बाजार में। और ऊपर से काफ़ी स्टॉक्स आप गिरते हुए देख रहे हैं, हाई बीटा स्पेशली वापस दबाव में आ रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं वागले साहब, बिगुल वागले का वंडर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये भी कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया है। स्टॉक का नाम है जिंदाल स्टील, इसमें शॉर्ट करना है, बेचना है। विश्वेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेटल्स में वीकनेस है और इसमें हाई बीटा है, मुझे लगता है ये गिरेगा। हमने एक 347-4750 में बेचने का व्यू दिया है, अभी 46 है, यहाँ पर बेचे, 1 आध रुपया बाउंस होता है, ऐड करे। 335 तक का डाउन साइड मुझे दिख रहा है, जिंदाल स्टील में आना चाहिए। ये STBT करके जाना होगा, 350 के ऊपर जाता है तो काट ले, वो स्टॉप लॉस होगा। 350 के ऊपर तो टाइट स्टॉप लॉस है, ज़्यादा अपसाइड नहीं है यहाँ से। अब गिरेगा ही स्टॉक और 335 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलें। डाउ फ्यूचर्स 550 अंक नीचे, 525 अंक नीचे आते हुए दिख रहे हैं और बाजार में भी थोड़ा प्रेशर वापस आपको बनते हुए दिखेगा। HDFC लिमिटेड ऊपर से नीचे आया है, इसकी वजह से थोड़ा अपने प्रेशर बनते हुए दिखा है। ICICI बैंक दबाव में आते हुए दिखा है, ये भी एक और पेन पॉइंट बनते हुए दिख रहा है बाजार के लिए। इंडसइंड बैंक भी नीचे आया है इस समय। कुछ काउंटर्स हैं जिसकी वजह से अब बाजार पर दबाव बनते हुए दिख रहे हैं, तो फिसलते हुए दिख रहे हैं बाजार। एक बार फिर से देखते हैं इस समय और किस तरह का एक्शन बन रहा है। पर पॉलीकैब यहाँ पर एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। पॉलीकैब में बल्कि खरीदारी आती हुई दिख रही है इस समय और एक निचले स्तर से अच्छी रिकवरी भी आई है। सुमित जी, लंबे समय से रेडार पर नहीं आया है, पर आज थोड़ा एक्शन पॉलीकैब में बन रहा है। डेज हाई पर यह काउंटर है इस समय, कोई राय? दीपांशु, स्टॉक के अंदर देखिए थोड़ा मोमेंटम तो बना है, लेकिन इसके अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो टूटने के बाद ही बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 2298 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है इसका इमीडिएट जो ऊपर में हडल है 2310 2315 का लेवल है। 2310 2315 का लेवल जैसे ही निकलेगा उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, 2310 2315 के बाद फ्रेश बाय करें, फिर ऊपर में 2350 से लेके 2380 तक का मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, जरा इसका भी चार्ट पुल अप करिए। कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फर्स्ट सोर्स पर तो एक बड़ा स्पाइक आपको आते हुए दिखा है। अभी देखिए सडन स्पाइक फर्स्ट सोर्स में आ रहा है। कुणाल जी, जरा फर्स्ट सोर्स का चार्ट देखें। दीपांशु, 1 मिनट का वक्त लगेगा मुझे, आप तब तक किसी और से पूछ ले, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। ओके, सवाल तो सुना ना पूरा आपने, बताओ क्या पूछा था? जी अनिल जी, फर्स्ट सोर्स। ओके फर्स्ट सोर्स अभी भी टेस्ट हो सकता है। अभी टेस्ट हुआ ना, इसलिए अभी सब अलर्ट है। सब अलर्ट वो तो जिस समय टेस्ट का टाइम पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले पता बेचारे बंसल जी पकड़े गए सबसे पहले। बंसल जी हमेशा पकड़े जाते हैं। बंसल जी इतने इनोसेंट और भोले था, थोड़ी सी गलती करते पकड़ में आ जाते हैं, बस ऐसा है। बाकी लोग चतुर है, निकल जाते हैं इधर से, बंसल जी पकड़ में आ जाते हैं, बोल भी देते हैं मैं पकड़ा गया, ऐसा। ओके, तो FSL चार्ट्स कौन बताएगा? अच्छा, सुमित जी बताएं। अनिल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है और FSL के अंदर भी यहां से बाय का मूव बन सकता है। आज की क्लोजिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए, 170 के ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा केस के अंदर फिर स्टॉक ऊपर में 180 रुपए से लेके 190 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। स्टॉक ने करेक्शन में 200 DMA लेवल टेस्ट किया है और 200 DMA लेवल से बाउंस बैक दिखा रहा है। 162 163 नीचे में सपोर्ट है, ये लेवल जब तक नहीं टूटेंगे होल्ड करें। ऊपर में 170 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 180 से 190 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहाँ पर रखनी है नजर। अच्छा, जो बात चल रही है और जिसकी वजह से आज बाजार में दबाव आया है, एक स्पेसिफिक ट्रिगर जो बाजार में आया है, मॉडर्ना जो ऑफ कोर्स वैक्सीन बना रही थी और सबसे पहले वैक्सीन की टेस्टिंग पिछले साल मॉडर्ना ने ही शुरू करी थी, उनके CEO का एक बयान आया है जहां से फिर हमने देखा बाजार का मूड माहौल बिगड़ा है, स्पेशली इस नए वायरस को लेकर, नए म्यूटेशन को लेकर, जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन आया है। आइए जानते हैं क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं मॉडर्ना के CEO और क्या समझे इससे। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण, बताइए क्या है इनका बनाया बयान? देखिए दीप, बेसिकली ये जो कंपनीज है, मॉडर्ना हो या फिर फाइजर हो, इन कंपनीज के CEO की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस कम करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है।
आप देखिए आज मॉडर्ना के सीईओ की तरफ से जो बयान आया, उनका कहना है कि फिलहाल जो वैक्सीन मिल रही है वो नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खिलाफ कम कारगर हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि 8 टाइम्स लेस कारगर जो है वो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन जो है, फिलहाल की वैक्सीन जो है वो इस वायरस के खिलाफ हो सकती है। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जो नया वायरस के म्यूटेशन हुआ है, 50 में से 32 म्यूटेशन जो है वो बेसिकली इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, इनका कहना है। सिर्फ ये नहीं, वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुए हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो इनका मानना था कि हो सकता है कि ये जो बदलाव है वो करीब 1 से 2 साल में होंगे, लेकिन जिस स्पीड से ये बदलाव हुए हैं ये एक दिक्कत की बात है, और जिस स्पीड से ये फैल रहा है वो दूसरी दिक्कत की बात है, खासकर साउथ अफ्रीका में। और इसके लिए कहीं ना कहीं फिलहाल की जो वैक्सीन है वो शायद उतनी कारगर ना हो। सिर्फ यही नहीं, अब इनको जो वैक्सीन बनाना पड़ेगा उसके लिए शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है, और खासकर उसको दूसरे देशों तक पहुंचाने में शायद थोड़ा और समय लग सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंता की बात है। आपको याद होगा फाइजर ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम 3 महीनों में वैक्सीन बना लेंगे, लेकिन अब फाइजर भी ये कह रहा है कि मौजूदा वैक्सीन जो है उससे आपको थोड़ा कम इफेक्टिवनेस मिलेगा, और कहीं ना कहीं नई वैक्सीन जो है वो इनको लानी पड़ेगी। तो जो टॉप सीईओज है इन कंपनीज के, वो अगर ये कह रहे हैं कि शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ जो वैक्सीन है वो उतनी कारगर ना हो और इनको नई वैक्सीन लानी पड़ेगी। अब नई वैक्सीन कब तक लाएंगे ये एक दिक्कत की बात है। पहले कह रहे थे 3 महीने में ले आएंगे, अब कह रहे हैं कि उसको बनाने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में समय लगेगा। तो ये सब अगर इस तरह के बयान देंगे तो फाइजर वाले ले आएंगे। तो फाइजर भी तो अनिल जी ये कह रहा है कि नई वैक्सीन हमको डेवलप करनी पड़ेगी, पुरानी वैक्सीन जो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो सबको यही लगा था कि शायद मॉडर्ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी ले आएगा, लेकिन मॉडर्ना अगर ये कहता है कि इफेक्टिव नहीं है और जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस देखने मिले वो समय से पहले और ज़्यादा स्पीडी देखने मिले हैं, ओके, तो ये दिक्कत की बात है। मॉडर्ना तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही दिया था ना इस तरह का स्टेटमेंट, 3 दिन पहले आया था। 2 चीजें हुई जो आज जो स्टेटमेंट आया वो थोड़ा कॉन्फिडेंस खराब कर रहा है। जो सैटरडे संडे को कमेंट्स आए थे वो ये थे कि 100 दिन में वैक्सीन को बदलकर डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर देंगे। हाँ, और अभी क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस जो है वो काफी कम है जो फिलहाल की वैक्सीन है। नहीं, अभी की तो वो तो कम है, लेकिन 100 दिन में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे उसकी तो है ना, वो है, तो फिर दोबारा उस पर रिसर्च शुरू कर दी है, टेस्टिंग। और अभी तक इनके पास डेटा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी डेटा तो पेशेंट ही 100 है तो कहाँ से आएंगे डेटा? 100 लोगों हुआ तो उतने ही डेटा होंगे ना। वैसे भी अनिल जी डराने वाले स्टेटमेंट नहीं देंगे तो इनकी दवा कौन लेगा? बड़ी बात तो ये हुई ना बात। अगर डराने वाले स्टेटमेंट नहीं आएगा तो वैक्सीन कैसे बिकेगी, और डराने वाले स्टेटमेंट नहीं आएंगे तो मार्केट कैसे गिरेगा? तो नहीं है। चोपड़ा साहब बताइए कितना डरना है, फिर हम डर जाएं, फिर जितना डरवाना चाहते हैं बताइए। अनिल जी मेरे इसमें कुछ और विचार हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट नहीं बदल सकता, बदलना भी नहीं चाहिए। जब वो कह रहे थे कि 100 दिन के अंदर एक वैक्सीन लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक मेजर फॉल हमने यूएस में, यूरोप में, हमारे मार्केट्स में देख लिया है। और देखिए अब मोटा मोटी रेंज है मार्केट की, मुझे लगता है कि 16,600 तोड़ना थोड़ा कठिन है, और 16,600 और 17,500 17,600 के बीच में मार्केट को रहना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगा, इतनी बड़ी गिरावट के बाद यदि बाजार कंसोलिडेट करते हैं तो मैं उसको बहुत अच्छा मानूंगा जी, कि जहां पर ऐसा नहीं है कि केवल सेलिंग हो रही है, और अगर कंसोलिडेशन हो रहा है थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ, तो ये बहुत अच्छा साइन है आगे बढ़ोतरी के लिए। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो ये खबर है मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इससे मौतें नहीं हुई है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे डेथ्स नहीं हुई है। जब डेथ नहीं हुई है तो मोर्टेलिटी नहीं है तो घबराहट किस बात की? तो ये घबराहट भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। हाँ, इन्फेक्शंस हमारे देश में, क्योंकि भारत वैसे भी एक टेम्परेट क्लाइमेट वाला देश है, यहाँ पर इन्फेक्शंस हमेशा से ही होते रहे हैं, और खांसी बुखार जुकाम रहा है, मगर वो अगर लिथल नहीं है, अगर उससे जान नहीं जाती, उससे मौत नहीं होती, तो ऐसा बहुत ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लू फैलता रहता है, और पूरी दुनिया में अफ्रीकन कंट्रीज में तो खास करके फैलता रहता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यूरोपियंस घबराते हैं, जो विदेशी लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए जब वो लोग भारत आते हैं तो वो अपने हाथ में मिनरल वाटर बॉटल लेके घूमते हैं, क्योंकि उनको शायद नॉर्मल पानी भी पी ले जो हम लोग आमतौर पर पी लेते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो उनकी सेंसिटिविटी, उनकी इम्यूनिटी लेवल और हमारे इम्यूनिटी लेवल में फर्क है। तो पहली चीज अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यहाँ पर काफी अच्छा वैक्सीनेशन हो चुका है और आगे बढ़ भी रहा है। 118 करोड़ लोगों को, 18-19 करोड़ लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लगाया जा चुका है, दूसरी लग रही है,
और मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी भी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डेथ्स बढ़ती हैं तो मैं जरूर कहूंगा अनिल जी, इस बात को, इस डेटा को वॉच करना होगा कि अगर डेथ बढ़ गई तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता दिस इज अ पासिंग फेज और मार्केट्स इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। बिल्कुल, तो पासिंग फेज है, मार्केट डाइजेस्ट कर लेंगे। थोड़े बयान हमने देखा भी है, कोरोना जब पहले भी आया था तो उतार चढ़ाव हुआ था और वैसा ही होते हुए दिख रहा है, बट घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल 17,000 पर निफ्टी आया है, वॉलेटाइल जरूर आपको बाजार दिखेंगे। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। मॉर्निंग में तो हमने बैंक निफ्टी दिया था दीप। अब मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के तो सारे अच्छे टारगेट्स हासिल हो चुके थे हमारे, फर्स्ट टारगेट के ऊपर गया था और जो एंटीसिपेट लेवल से वहां पे गया था। अब करना ये है दीप, 17,000 पर निफ्टी है एग्जैक्टली, 17,150 का आप कॉल खरीदे और 16,850 का पुट खरीदे। 50 रुपए में मिलेगा आपको 17,150 का कॉल और 60 रुपए में समझिए मिलेगा आपको 16,850 का पुट। तो आपका टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा 110 पॉइंट का। यहाँ पे आपको कंबाइंडली जो एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीपांशु, 110 पे आपको जोड़ी मिलेगी कॉल और पुट की। यहाँ पे आपका कंबाइंडली जो एक स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 110 पे खरीदना नियरली आप देखें तो आधा स्टॉप लॉस बन रहा है 50% का। टारगेट जो इसमें दीपांशु फर्स्ट टारगेट इसमें बनकर आ रहा है दैट इज 178, टोटल 178 अगर हो गया तो। एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है दीप वो है 218, तो 178 218 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 17,150 का कॉल और 16,850 का पुट, यही 2 दिसंबर की एक्सपायरी का। दीप जो हिसाब से एक डेटा बन रहे हैं, वोलेटिलिटी तो है और वो रहेगी। आई मीन हमें बाउंस बैक लगा, हमने बाउंस बैक में कॉल ऑप्शंस भी दिए, पहले जब खराब लग रहा था पुट ऑप्शन भी दिए। ये जो लेवल आ चुका है वैसा लेवल आ चुका है, मे बी उसमें ऐसा फील हुए भी कि ये इसी के लेवल के बीच में एक्सपायरी हो जाएगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा मूव आपको आइदर साइड देखने मिलेगा। बिकॉज जो मूव आर्ली चार्ट्स पर भी आया है, टेक्निकल अगर हेल्प ले तो वो एक करेक्टिव मूव आया है। सो अगर और बाउंस करना है 350-400 हो सकता है, अदरवाइज प्रीवियस लोस ब्रेक कर देगा 16,780 का एंड देन इट कैन गो डाउन फर्दर। सो आई थिंक ये साइड ये टाइम पर हम दोनों कॉल पुट ले तो इट कैन वर्क आउट टू बी अ गुड स्ट्रैटेजी। इंटरेस्टिंग। तो मतलब जिधर भी होगा बड़ा काम होगा और इसलिए पुट और कॉल दोनों लें। 110 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जय ये बताइए कि मुनाफा कब होगा, किस रेंज के बाहर निकलेगा तो मुनाफा होने लगेगा आपको? जनरली तो अनिल जी डेफिनेटली जो हमारा 110 पॉइंट का सिंस टोटल कॉस्टिंग है, तो हमारा 17,250 ब्रॉडली आप मान लीजिए, 100 रुपये भी अगर आप मान लेते हो तो 17,750 या तो 17,250 के ऊपर जाता है तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस लोज अगर ब्रेक हो जाते हैं 16,780 के आसपास के, तो अगर ये फॉल में अगर वो लो ब्रेक हो गए तो और पैनिक देखने मिलेगा और 16,600 जाएगा। आई मीन ये जो लेवल्स शायद पहले आ सकते थे, तो वहां तक गया तो और मुनाफा हो जाएगा आपको, या तो 17,250 के ऊपर जाए। तो जी ब्रेकआउट तो एनी विच वे हमने 300 350 के लेवल्स निफ्टी में देखने मिले ही थे, तो 250 के ऊपर यहाँ से गया, दैट इज एक जो बाउंस हमें देखने मिला जो भी 17,172 तक देखने मिला। So I think either about 250 और about 750 हमें प्रॉफिट देखने मिलेगा और वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं either ways हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी का कॉल और पुट दोनों। इंटरेस्टिंग। पर आइए अनिल जी भी एक कॉल देने के लिए तैयार, बिगुल उनके लिए कल के 2000। दीप एक कॉन्ट्रा और बड़ा एग्रेसिव कॉल है, तो हाई रिस्क कॉल है, उसको ध्यान में रख के खरीदे। वो है बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 35,725 पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है, आपको खरीदना है 35,900 का कॉल ऑप्शन, जो मेरे ख्याल से 200-210 रुपए के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो आपका बनेगा 300, 340, 375 और 450 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है। स्ट्रिक्टली ऑप्शंस खरीदें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें। डे लो पर मार्केट बंद हो रहा है और ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एक अच्छा करेक्शन आ चुका है और जो बार बार उतार चढ़ाव दिखा रहा है उसमें एक हाई रिस्क कॉल है। तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो ही खरीदें। 200-210 रुपये के आसपास लीजिएगा। 150 का स्टॉप लॉस, 300,
340, 375 और 450 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए खरीदारी करनी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि एक बार वापस से 36,300, 36,350 तक की तरफ अगर बैंक निफ्टी रास्ता ले सकता है, और वो लेगा तो सिर्फ एक वजह से कि अगर अमेरिका में आज जितनी कमजोरी दिख रही है उतनी अगर नहीं हुई तो कल फिर हमारा मार्केट एक गैप से ओपनिंग दे सकता है, और अगर हुई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हाई रिस्क कॉल है और स्ट्रिक्टली BTST के तौर पर है, तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो ही खरीदें। और क्योंकि पीछे के 2-3 कॉल सारे सही हो गए तो थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा कॉल, देखिए लोअर लेवल पर आपको रिस्क लेकर कॉन्ट्रा कॉल लेना। आज भी आपने यही सिखाया था ना, जब लोअर लेवल पर आपने खरीदारी की राय भी दी थी और फिर जब 300 पर तो मेरे ख्याल से जो जिन लोगों ने एग्जिट टाइमली कर लिया है उनके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है दोबारा एंट्री। अब आप ये सोचेंगे कि जब निफ्टी मजबूत दिख रहा है तो मैं बैंक निफ्टी पे कॉल क्यों दे रहा हूँ? बात सही है, निफ्टी कम कमजोर दिख रहा है या ज़्यादा मजबूत दिख रहा है या बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसलिए दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब वापस से करेक्ट होकर अपने सपोर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है निफ्टी के मुकाबले में, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट अब सीधा 16,800 के आसपास आता है, बैंक निफ्टी में 35,350, 35,500 की तरफ आता है। इसलिए थोड़ा सा, और अगर रिकवरी में आपको फास्ट रिटर्न के हिसाब से थोड़ा बैंक निफ्टी दे सकता है, तो अगर हाई रिस्क कॉल आप लेना चाहें तो ही लें, और अदरवाइज कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में देखेंगे। ठीक है सर, तो बैंक निफ्टी की बात भी कर ली, निफ्टी भी समझे सर, डेटा और मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लें। हाँ बिल्कुल ठीक बात। आइए, बैंक निफ्टी पर तो अनिल जी की तरफ से कल के 2000 खरीदारी की राय है कॉल ऑप्शन पर मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आखिरी 10 मिनट में, ये भी जान लेते हैं सर के साथ। सर वैसे डाउ फ्यूचर्स जैसा आप कह रहे हैं शायद मजबूत, इतना ही गिरावट नहीं दिखा है, बट अभी 1.5% नीचे, 500 पॉइंट की गिरावट, 100 पॉइंट्स नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार 1.5% अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, कच्चे तेल में 2.5% की सेलिंग आती हुई दिख रही है, तो ग्लोबल मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है सर, थोड़ा खराब तो है। अब यही है कि अगर शाम को आपको ये खबरें सुनने को मिल जाए कि भाई नहीं कोरोना को लेकर चिंताएं नहीं, मॉडर्ना को और फाइजर को लेकर चिंताएं नहीं, तो वापस बदल भी सकता है, और अगर चिंताएं बढ़ जाए तो खराब भी हो सकता है। तो खबरें कैसी आएगी यह आपको पता है ना, मुझे पता है जी, राइट। हमें सिर्फ लेवल और मार्केट के ट्रेंड और मूड माहौल का पता है, तो उस लिहाज से या तो आप जो भी पोजीशन बनाना चाहें, चाहे पुट बनाएं चाहे कॉल बनाएं, आप अपने कन्विक्शन पे बनाएं, ऑप्शंस के जरिए बनाएं, बाकी ट्रेड ना करें, ठीक है। अदरवाइज शांति से रखें, और अगर करना चाहें एक हाई रिस्क ट्रेड में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं बिल्कुल बैंक निफ्टी का, अगर आप लेना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कल सुबह देखी जाएगी। डन सर, क्लियर है। तो आइए, ये है आपके लिए मार्केट की स्ट्रैटेजी और डेटा रीडिंग क्या कह रही है। पर कल एक और डेटा फैक्टर रहेगा, क्योंकि नए महीने की शुरुआत है, तो फिर पिछले महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। नवंबर में किस तरह की रही है ऑटो कंपनीज की बिक्री, फेस्टिव सीजन था, दिवाली का भी मौका था, पर चिप्स की शॉर्टेज भी रही है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए किस तरह की अनुमान लगा रहा है बाजार ऑटो बिक्री को लेकर। देखिए, अनुमान के लिहाज से सीवी जो है लगातार फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा एज कम्पेयर टू अदर, अगर आप ऑटो सेगमेंट्स की बात करें। और यहां पर पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रदर्शन बेहतर साइड पर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। त्योहारी मांग के बावजूद भी लेकिन टू व्हीलर स्पेस पर दबाव आपको लगातार बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है वहां पर भी आंकड़े थोड़े से धीमे साइड पर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स पर सबसे पहले देखिए, यहां पर जो आउट परफॉर्मर होगा वो होगा टाटा मोटर्स। घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 32,200 यूनिट्स पर हम अनुमान करके चल रहे हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 49% की ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ऑटो सेगमेंट के आंकड़े हैं वहां पर भी 14% की ग्रोथ रहेगी, पर मारुति अगेन अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। करीब 6% की गिरावट यहां पर इनके नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में आ सकती है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, 25% की गिरावट हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही बजाज ऑटो के टू व्हीलर आंकड़ों में 12% की गिरावट पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है। बट रिलेटिवली इन चारों ऑटो कंपनियों में, चाहे आप टीवीएस मोटर्स और आइशर रॉयल एनफील्ड को भी जोड़ लें, तो उसमें टीवीएस मोटर्स सबसे कम अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। केवल 7% की गिरावट हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर हो सकता है कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आए। कमर्शियल व्हीकल्स की जो हद तक मैं बात कर रहा था, तो यहां पर वीईसीवी सेगमेंट जो आइशर मोटर्स का है वो दमदार आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है पिछले साल के मुकाबले। इस बारी नवंबर महीने में 71% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही अशोक लेलैंड 8%, मार्जिनली ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है। पर टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल यहां पर भी आउट परफॉर्म हो सकती है करीब 30% की ग्रोथ के साथ। अंत में ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहां पर 7 से 10% की गिरावट M&M और एस्कॉर्ट्स की रह सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो बिक्री के आंकड़ों का अनुमान, जहां पर आप
एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े दबाव रह सकता है, स्पेशली जो रूरल और एग्री स्पेस है वहाँ से आते हुए पीवीज की बिक्री मिलीजुली रहने वाली है। पर चोपड़ा साहब, जो शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे, बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी देखें तो 10-12% का करेक्शन है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारे स्टॉक्स 25-30% करेक्ट हुए हैं। तो इन लेवल्स पर कोई खरीदारी के मौके आ रहे हैं या कोई ऐसे स्टॉक्स जो पहले एक्सपेंसिव थे बट अब वैल्यूएशन के तौर पर ठीक लग रहे हों? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मुझे लगता है दीप की जैसे जो अग्रणी केमिकल कंपनीज हैं, BASF मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि BASF में खरीदारी की जाए। एक और स्टॉक है DLF, मुझे लगता है कि DLF में खरीदारी की जा सकती है। और इसके अलावा देयर आर कंपनीज लाइक MSTC, जो सारा का सारा ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का काम है वो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा एक दो होल्डिंग कंपनीज अगर आप कहें, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा। एक पिलानी इन्वेस्टमेंट है, मुझे आदित्य बिरला ग्रुप वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो पिलानी इन्वेस्टमेंट्स का जो होल्डिंग है वो ग्रासिम, सेंचुरी टेक्सटाइल में, अल्ट्राटेक में, हिंडाल्को में, AB कॉर्प में, AB कैपिटल में, केशोराम में, वोडाफोन में, बहुत सारी जगहों पे। तो मुझे लगता है पिलानी इन्वेस्टमेंट जो भी 2020 के स्तर पे मिल रहा है, आज काफी गिरा हुआ है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे 2500 के स्तर के लिए। तो ऐसे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाटा मोटर DVR में पहले भी कह चुका हूँ, टाटा मोटर भारत का टेस्ला बनने का दमखम रखता है, तो उसमें तेजी लगती है। इसके अलावा फाइनली मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, क्योंकि डॉलर मुझे कहीं ना कहीं 76-77 जाता हुआ दिख रहा है, तो मुझे TCS, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उसमें भी मुझे लगता है कि काफी तेजी बनेगी। और डॉलर की स्ट्रेंथन होने से और रूपी के वीकेंड होने से इन कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। तो ये कंपनीज को भी ध्यान में रखें। और आने वाले समय में जब जहां पर कंफ्यूजन है, मार्केट में दिक्कत लग रही है, तो टेक जो है वो कहीं ना कहीं एक सेफ बेट भी हो सकता है। तो TCS, HCL, विप्रो, जैसे मैंने कहा, ये टॉप कंपनीज है, उनमें भी निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा डिफेंसिव रुझान इस समय बेहतर रहेगा। IT कंपनीज के लिए रियल एस्टेट काउंटर्स में फोकस है, केमिकल स्टॉक्स पर रखें नजर, और कुछ होल्डिंग कंपनीज भी हैं जो आपको बढ़िया एक्शन इस समय दिखा सकती हैं। तो ये है राय चोपड़ा साहब की तरफ से कुछ खरीदारी के मौके। टिमकेन इंडिया एक बड़ा स्पाइक इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है। जरा कुणाल जी राय दें, टिमकेन इंडिया के चार्ट पर अभी अभी एक अच्छा स्पाइक आ रहा है सर। देखिए, जबरदस्त चार्ट है दीपांशु। पहले भी एक दो बार हमारी इस स्टॉक पर चर्चा हुई है, और सबसे पहले डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरा इसमें निजी निवेश है। जबरदस्त चार्ट है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन SKF, टिमकेन और जितनी भी बेयरिंग कंपनीज हैं, सभी के चार्ट में हमने एक नया फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। टिमकेन की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि 2400 रुपए के लेवल्स भी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। जिनके पास भी है, निवेशित रहने की राय रखिए। इंडेक्स लेवल पर सुस्ती है, वायदा कारोबार में सुस्ती है, बट कैश के काफी सारे स्टॉक्स आपको स्पाइक दिखा रहे हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 16% ऊपर, कंजा नेरलैक 6.5% की तेजी, KEI इंडस्ट्रीज 11% का उछाल इस समय दिखा रहा है। EID पैरी 7% ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट पर रखिए नजर, कैश काउंटर्स पर रखिए नजर, वहां पर आपको ज्यादा तेजी बनती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार और निफ्टी स्टॉक्स में ऑफकोर्स आपको गिरावट दिखेगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर 18% की तेजी, KPIT टेक 10% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिखाएगा। UTI AMC में भी कुछ चल रहा है, करीब 10% की तेजी। KPR मिल्स हमारा SIP स्टॉक भी रहा है और टेक्सटाइल थीम से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर लगातार हमारी चर्चा रही है। सुमित जी जरा राय दें, 10% ऊपर KPR मिल्स। दिवांशु, मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर, आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है। KPR मिल के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि करीब करीब नीचे में 528, 530 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में स्टॉक में 550 से लेके 555 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, पोजीशन होल्ड करके चलें जहां तक KPR मिल्स का सवाल है। रत्नामणि मेटल्स भी 9% ऊपर, जेंसा टेक्नोलॉजीज 8% की तेजी आती हुई दिख रही है। नारायण हृदयालय 7.5% ऊपर है। रेडिको खेतान, इस पर भी अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आ रही है, पर इंडेक्स लेवल पर देखें तो काफी उतार चढ़ाव वाला दिन आपको बनते हुए दिखा। थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद हमने देखा बाजार में जबरदस्त एक्शन आया, 17,325 तक निफ्टी गया, पर उसके बाद जो मॉडर्ना CEO के बयान आए, ऊपरी स्तरों से लगभग 400 पॉइंट्स की गिरावट आज निफ्टी ने आपको दिखाई है, और अब 100 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी कर रहा है।
गिरावट में सबसे आगे मेटल काउंटर्स फिर से, हालांकि सेकंड हाफ में भी थोड़े एक्टिव दिख रहे थे, पर फिर आई भारी बिकवाली। टाटा स्टील 4.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% नीचे, हिंडाल्को में भी 3% की गिरावट दिखी। कोटक बैंक 3.5% गिरा, कल हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। इसके अलावा आपने बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प सारे काउंटर्स में भारी बिकवाली देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2% नीचे था और इंडेक्स में प्रेशर का इसका भी बड़ा योगदान रहा। मारुति सुजुकी भी 1.5% नीचे आते हुए दिखा। फाइनेंशियल दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में आपने दबाव बनते हुए देखा है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर प्रेशर डालते हुए एचयूएल और आईटीसी भी आज वीक ही बंद हुए हैं। पावर ग्रिड में थोड़ी खरीदारी थी, टाइटन में अच्छा एक्शन दिखा, बजाज फाइनेंस ने सरप्राइज किया, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे आईटी स्टॉक्स ने आज थोड़ा बाजार को सहारा देने की कोशिश करी। कुछ कंजम्पशन काउंटर्स भी फोकस में आए। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी थी बट होल्ड नहीं कर पाया बाजार को। पावर ग्रिड में अच्छा एक्शन दिखा, आरईसी में टुवर्ड्स एंड बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा और ये यूजुअली ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतने बड़े मूव्स नहीं दिखाते हैं। इंडियन होटल 4.5% ऊपर रहा, एस्ट्रल में बढ़िया बाउंस बैक दिखा, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में अच्छी खरीदारी रही, कॉनकॉर इसमें भी अच्छी एक्शन थे और बीईएल, आईआरसीटीसी ने भी किया बाउंस बैक 800 का लेवल रिक्लेम करते हुए। कैडला हेल्थ केयर, अतुल लिमिटेड, एल्केम, वोल्टास, इंडिया मार्ट, एल&टी फाइनेंस, कुछ और काउंटर्स जहां पर खरीदारी थी। पर गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, नजर रखिए इस काउंटर पर। सेल, वेदांता, जेएसपीएल, तीनों में गिरावट थी। एसआरएफ टुवर्ड्स द एंड गिरते हुए दिखा, हालांकि सुबह 5% ऊपर था तो सुबह की ऊंचाई से अब 3% नीचे, काफी बड़ा वॉलेटाइल एक्शन इसमें दिखा है। इसके साथ ही एमसीएक्स पर आपने दबाव देखा है, 1600 के नीचे आ जाते हुए दिखा है। पीआई इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर लाल, मदरसन, वर्लपूल, एचएएल और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस दिखी। आज की लिस्टिंग यहां पर भी कर लेते हैं फोकस। दमदार एक्शन गो फैशन में होते हुए दिखा, 1300 के ऊपर हुई लिस्टिंग, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आई, वापस खरीदारी आई, 1250 के करीब ये फिलहाल क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो डेब्यू पर अच्छा प्रदर्शन, वो भी वीक बाजार में करीब 80% इशू प्राइस से गेन के साथ क्लोज हो रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज, इसका प्राइस बैंड 5% से 15% हुआ, 20% हुआ, आज 11% की गिरावट के साथ ये आपको क्लोज होते हुए दिखा है। तो कमजोर एक्शन इस काउंटर के लिए भी आया और टुवर्ड्स द एंड काफी सारे मिड कैप्स हैं जहां पर आपने एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा है, स्पेशली मिड कैप आईटी। केपीआईटी टेक पर रखिए नजर, परसिस्टेंट सिस्टम्स पर रखिए नजर, बिरला सॉफ्ट, सोनाट, कुछ काउंटर्स हैं जो कल भी आपको एक्शन में दिखेंगे। तो अनिल जी, ओवरऑल 1700 के जस्ट नीचे प्रोविजनल क्लोजिंग का फिगर दिख रहा है सर, और 35,600 के नीचे बैंक निफ्टी। थोड़ी सी नीचे ही क्लोजिंग आएगी, 16,972 पर जो क्लोज हुआ है। 17,000 के नीचे बंद होना बहुत अच्छा तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 2 दिनों से हम इसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। आज 16,950, 16,975 के आसपास, तो आज स्टॉप लॉस का जो लेवल था दीप 16,950, उसके नीचे बंद नहीं हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक दिन का और चांस आप ले सकते हैं, क्योंकि आज का स्टॉप लॉस जो था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर वो 16,950 का था। तो इंट्राडे तो हो सकता है आखिरी मिनटों में अगर ट्रिगर हुआ तो पता नहीं, दिन भर तो नहीं था, आखिरी मिनटों में कभी कभार 16,931 एक बार टच करके आया होगा। बट क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी पर जरूर ट्रिगर हुआ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे 35,850 का स्टॉप लॉस था, उसके नीचे बंद हुआ। अब देखते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल ये प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए। आइए बाजार बंद होने के बाद पूरा का पूरा एक्शन आपको बता दिया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी। ये ओमिक्रॉन है या ओमाइक्रॉन है? ओमिक्रॉन लग रहा है, मतलब बाकी प्रोनाउंसिएशन भी सुनी तो ओमिक्रॉन ही आ रहा था, बट कुछ रहा है ओमाइक्रॉन कह रहे हैं, ओमाइक्रॉन, हाँ? ओमाइक्रॉन भी कह रहे हैं। किसी कोई विशेष टिप्पणी अगर किसी ने ओमिक्रॉन के अलावा कोई शब्द सुना, आज हमने इंटरव्यू में सुना था, हाँ, वो स्टार हेल्थ के, हाँ स्टार हेल्थ के जो सर आए थे, एमडी सर डॉक्टर प्रकाश, उन्होंने ओमाइक्रॉन बोला था। तो मैंने कहा किसी ने और कोई सुना? बंसल जी? अनिल जी, मुझे तो ओमाइक्रॉन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है बोलने के लिए। अभी तक मैंने तभी इस पे टिप्पणी नहीं करी थी। ये इसका ओमाइक्रॉन ही होना चाहिए अनिल जी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप है ना पहले ना सेंटेंस को प्रॉपर फ्रेम करो मुझे बोलने के लिए, और फिर बाद में बोलो कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। पहले आप बोलो मुझे तो ये वायरस बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मैं तो डर ही गया। कुणाल जी हर वक्त स्क्रीन में, कुणाल जी पास वाली विंडो में रहते हैं आपके, एकदम स्क्रीन पे भी। अरे ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है, विंडो से विंडो में घुस जाए भरोसा नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी, इसका नाम ओमाइक्रॉन की जगह ओ माई गॉड रख देना चाहिए अनिल जी। तो भगवान की मेहरबानी है कि हिंदुस्तान में ना पहुंचे, बस उतना ही बहुत है, और बाकी दुनिया भर में भी जल्दी से खत्म हो। तो चलिए ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन, जो आप बोलना चाहें, जो आपको बोलने में ठीक लगे,
इस नए वेरिएंट ने सबको चिंतित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट ने ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई देशों में अब फैलते हुए थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं और दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने के लिए बड़ी सख्ती बरत रही है। हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि WHO ने कहा है कि इस कोरोना को और इसके वेरिएंट को लेकर ज़्यादा डरने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हाँ बचने की ज़रूरत जरूर है। और एक्सपर्ट्स की माने तो वैक्सीनेशन ही ओमिक्रॉन से बचाव का एकमात्र रास्ता है। तो वैक्सीन लगाइए, ओमिक्रॉन से बचिए, डेडली नहीं है, जो अभी चोपड़ा साहब भी आपको बता रहे थे। तो आपकी खबर आपका फायदा में ओमिक्रॉन से जुड़े हुए खतरों की करेंगे बातचीत और बताएंगे आपको कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर MC मिश्रा होंगे, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव कंसल्टेंट जस्टॉक हॉस्पिटल से, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया एक्सपर्ट पब्लिक हेल्थ के। इन तीनों से हम करेंगे बातचीत शाम 4:56 यानी कि 5 बजे। ओमिक्रॉन, डरे नहीं, बचें। आइए मनी गुरु। आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि PMS और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF में क्या फ़र्क है, ये दोनों क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड से किस तरह से अलग होते हैं। तो MF, PMS या AIF क्या है सही, ये होगा हमारा आज का विशेष शो। आज शाम आएंगे सितंबर तिमाही के GDP के आंकड़े और इस बार GDP के आंकड़े अच्छे रहने की उम्मीद है और इसी का होगा विश्लेषण इंडिया 360 डिग्री में टॉप स्टोरी के तौर पर। समझाएंगे आपको क्या होती है GDP, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है और मामला क्या है। इसमें हम आज आपको बताएंगे गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग। ये हॉलमार्किंग क्या होती है, हॉलमार्किंग कैसे तय की जाती है, इससे सोने की शुद्धता कैसे पता चलती है और हॉलमार्किंग को कैसे समझना है। तो हॉलमार्किंग से जुड़े सारी बातों को आसान भाषा में समझाएंगे शाम रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। तुझे कब कंपल्सरी हो रही है हॉलमार्किंग? ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, वो बीच में कुछ समझ दिया था ना थोड़ा। हाँ, बीच में कुछ छूट मिली थी कि 30 नवंबर तक अगर जो ज्वेलर नहीं भी कर पाएंगे तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो आज उसकी आखिरी तारीख है। तो मतलब ये कि कल से 256 जिलों में बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बिकेगी और जो बेचते हुए पकड़े जाएंगे एक्शन। सारी बड़ी सिटीज आ गई। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तो कल से अगर इन जगहों पर 256 जिलों में कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचेगा तो उनके ऊपर एक्शन होगा। अच्छा, और एक्शन किस तरह का? एक्शन होगा मतलब लाइसेंस रद्द होगा, उसके ऊपर और कुछ कानूनी कार्रवाई होगी और उनको अपनी दुकानों के बाहर BIS के हॉलमार्क के साथ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हॉलमार्क ज्वेलरी बिकती है। अच्छा, और दुकान पर ये व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी कंज्यूमर अगर वहाँ क्रॉस चेक करना चाहे कि हॉलमार्क है कि नहीं तो उनको वो चेक करवाना होगा सामने में कि आप तसल्ली कर लें कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहे हैं। जो बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी उसको अंदर गोडाउन में रखना पड़ेगा और जो हॉलमार्क वाली वही शोरूम में रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बराबर ना, ऐसा तो नहीं कि ये हॉलमार्क वाली नहीं, बेकार है, फेंक दो इसको। गोल्ड की है। तो चलिए, हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही बिकेगी, ये मृत्युंजय बता रहे हैं और ये होगा कल ही से। हॉलमार्क निशान पर संपूर्ण ज्ञान, मामला क्या है, रात 8 बजे जरूर देखेगा। ये मृत्युंजय की तरफ से और हमारी शाम की टीम की तरफ से आपके लिए खास पेशकश। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब, नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी, साथ ही जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और वागले साहब, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए।